एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 122 यानी 122 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था कि जो फेंगयुआन था उसको मिल चुकी थी इमॉर्टल बॉडी और हमने अपनी वॉल्यूम 4 को भी एंड कर दिया था और हाफ कह सकते हो कि हमने रिवर इंसैनिटी कंप्लीट कर दिया। वैसे हाफ नहीं माना जाएगा क्योंकि जो रिवर इंसैनिटी है वो टोटल 2334 चैप्टर है उसके अंदर, और हाफ हम तब बोल सकते हैं जब हम 1200 चैप्टर पे पहुंच जाए, तब हम बोल पाएंगे प्रॉपर हमने हाफ कंप्लीट कर लिया है। लेकिन प्रॉपर तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 1000 चैप्टर हम कंप्लीट अब कर चुके हैं। तो अब लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, अब स्टार्ट करते हैं कि अपनी फेंगयुआन को इमॉर्टल बॉडी मिल गई थी और जितने भी इमॉर्टल गो थे वो अब अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर से फेंगयुआन ने बुला लिए थे अपने पास। और एक चाल भी चली थी खतरनाक वाली, जैसे यिंग वुइशी यानी जो फेंगयुआन की बॉडी के अंदर यिंग वुइशी है वो बंदा आ गया था फेंगयुआन की ओरिजिनल बॉडी को लेके यहाँ पे। अब फेंगयुआन ने अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर से सारे गुण निकाल लिए, यिंग वुइशी वहीं पे था और फेंगयुआन को न्यू न्यू इमॉर्टल बॉडी मिल गई थी। अब स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। आवाज आती है, सब खत्म हो गया। फेंगयुआन ने अपने पैर के नीचे पड़े यिंग वुइशी को देखते हुए एक लंबी सी सांस ली। अपने आप को सोचने का मतलब अच्छे से अब सोचा, विचार कर अच्छे से देखा, फिर एक स्कीम का शिकार समझने के बाद अपने आप को, क्योंकि देखो किसी न किसी तरीके से वो किसी के तो चंगुल में फंसा ही था फेंगयुआन। जैसे स्पेक्ट्रल सोल ने भी तो चाहा था वैसे ही फेंगयुआन ने करा, तभी तो कह सकते हो कि फेंगयुआन भी किसी की स्कीम के अंडर फंस गया था। यिंग वुइशी के दिल में बर्फ जैसी ठंड फैल गई थी। उसने हार मान ली थी। वो क्लियरली समझ गया था कि वो पूरी तरह से डिफीट हो चुका है। अब सिचुएशन एकदम भाई पलटने का ज़ीरो चांस था, यानी कोई भी चांस ही नहीं है कि फेंगयुआन से जीत सके अब, या किसी भी तरीके से कुछ पलट जाए यहाँ पे। लेकिन इसी वक्त एक धमाका हुआ, बैम आवाज़ आई, एक हल्की सी एक्सप्लोजन हुई और यिंग वुइशी की सोल के साथ ही फेंगयुआन का इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी तुरंत ही सेल्फ डेटोनेट हो गया। इमॉर्टल ज़ॉम्बी बो मतलब इमॉर्टल ज़ॉम्बी जो बॉडी थी ना उसके अंदर ना दाव मार्क्स थे और यिंग वुइशी की सोल दोनों स्प्रिंग ऑटम सिगाडा के फ्यूल से बदल गए। स्प्रिंग ऑटम सिगाडा एक्टिवेट हो गई। फेंगयुआन की आंखों में ब्राइट लाइट चमकी। स्प्रिंग ऑटम सिगाडा ने दोबारा से रिवर ऑफ टाइम में एंट्री ली। फेंगयुआन का चेहरा शॉक से एकदम बिल्कुल सफेद हो गया। फेंगयुआन कहता है ये क्या हो रहा है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। स्प्रिंग ऑटम सिगाडा तो मेरी स्पेशल विल से फील्ड था ना, फिर यिंग वुइशी कैसे इसे एक्टिवेट कर पाया। फेंगयुआन कहता है नहीं 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 रुको, उसके एक्सप्रेशन से थोड़ा सा अलग लग रहा है कि वो रेसिस्ट करने का पूरा होप छोड़ दिया है। फिर वो कैसे मेरे स्प्रिंग ऑटम सिगाडा को एक्टिवेट कर पाया, उसने नहीं करा, लेकिन फिर ये ऐसा हुआ क्या, ये एक्टिंग थी क्या था, ये हुआ क्या फिर। फेंगयुआन आगे कहता है स्प्रिंग ऑटम सिगाडा मेरी पोजीशन है, मैंने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन भी लिए थे विद माई स्पेशल विल, फिर ये यिंग वुइशी एक्टिवेट कैसे कर गया। पेंगुइन का पूरा दिल हिल गया, डर और कन्फ्यूजन से भर गया। ये सवाल उसके अंदर एकदम भाई एकदम तोड़े जा रहा था उसको, और वो वहीं खड़ा रह गया एक तरीके से स्टैचू की तरह। चेंज इतना अचानक आया कि उसका ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर उसके फोrehead पर थोड़े एकदम पसीने-पसीने से आने लग गए। फेंगयुआन कहता है अब मैं क्या करूँ? मतलब अब क्या ही कर सकता हूँ? स्प्रिंग ऑटम सिगाडा से फेंगयुआन ने कई सिचुएशन को रिवर्स किया था, कमबैक्स किए थे, मल्टीपल डेंजरस ट्रैप से बच निकला था, लेकिन अब किसी और ने स्प्रिंग ऑटम सिगाडा को यूज़ कर लिया। उसको लगा कि इस बार वो बिल्कुल एक तरीके से हेल्पलेस है। टाइम पाथ में उसकी एक तरीके से एक्यूमुलेशन वैसे ही बहुत वीक है, तो उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसका, तो उसे ऐसा लग रहा था कि अब तो गए भाई, अब तो फील्डिंग सेट हो गई। स्प्रिंग ऑटम सिगाडा के बिना उसके पास ऑलमोस्ट ज़ीरो फाउंडेशन था। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, क्या मैंने मिस कैलकुलेट कर दिया? क्या कुछ और भी था जो मैं कंसिडर नहीं कर पाया? उसकी आंखें थोड़ी सी हाफ क्लोज हो गई। एक ड्रॉप ठंडा सा उसका पसीना नीचे गिरा और आंखों के पास तक आया, फिर मतलब चीक तक आया, फिर नीचे गिर गया। आंसर ना मिलते ही फेंगयुआन ने अपना हेड शेक किया और एकदम थोड़ी सी सांस ली भारी सी। फिर फेंगयुआन कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी। अगर फेंगयुआन ने स्टार कंस्टलेशन इमॉर्टल वनरेबल के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपनी सोल स्विच नहीं की होती, वो कंप्लीट डिफीट फेस करता। कमबैक का ज़ीरो चांस था, इसलिए उसके मतलब उसके लिए ना अब यहाँ पे ना मतलब एक तरीके से अब दोबारा अगर वो ऐसा करना चाहे तो भी वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि अगली बार ना स्टार कंस्टलेशन इमॉर्टल वनरेबल को पता होगा कि यिंग वुइशी की बॉडी के अंदर फेंगयुआन है, इसलिए वो ऐसा कर भी नहीं पाएगा। फेंगयुआन अपने दिल में कहता है कि ऐसा हुआ कि मैंने स्टार कंस्टलेशन इमॉर्टल वनरेबल की मर्जी को फॉलो नहीं करा, क्योंकि वो चाहती कि जो अपना रैंक 9 का इमॉर्टल फिटेस्ट गो था उसको डिस्ट्रॉय करना, और मैंने डिस्ट्रॉय करने की जगह खुद ही यूज़ कर दिया, इसलिए ये बदला हुआ क्या। फेंगयुआन कहता है स्प्रिंग ऑटम सिगाडा अभी रिकवर भी नहीं हुआ, इस वक्त एक्टिवेट होने का मतलब बस उसकी मौत थी। फिर अचानक फेंगयुआन के दिमाग में एक थॉट फ्लैश हुआ शैडो सेट की बाकी अरेंजमेंट्स के बारे में। वो था घोस्ट फेस और रिवर ऑफ टाइम में वो रेड लोटस। एक सेकंड के लिए उसकी पूरी बॉडी में एकदम भाई खतरनाक सा डर सा फैल गया, क्योंकि हम भी जानते हैं कि पिछली बार फेंगयुआन भी तो फेल हो गया था। मतलब स्प्रिंग ऑटम सिगाडा को एक्टिवेट करा, वो फेल हो गया, वो मर जाता, लेकिन क्या हुआ, एक रेड लोटस आया अजीब सा रिवर ऑफ टाइम में,
और बाद में पता चला कि वो एकदम स्पेक्ट्रल सोल की कोई अरेंजमेंट थी, यानी शैडो सेट की कोई अरेंजमेंट थी जिसकी वजह से फेंग युआन वापस से रिवाइव हो पाया था। तो कहीं इस बार भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए फेंग युआन अंदर ही अंदर सोचता है, सबसे बुरे केस के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। अगर उसका रीबर्थ सक्सेसफुल हुआ तो मेरी साइड पर क्या होगा? सोचते सोचते उसको लगा कि उसका विजन अब ब्लर हो रहा है, लेकिन नहीं, वो उसकी आंखें नहीं थी, वो ब्लर हो रही थी, वो पूरा वर्ल्ड ही ब्लर हो रहा था टाइम पाथ के फोर्स से। यिंग वुइशी की रीबर्थ की वजह से सब कुछ चेंज हो रहा था। अभी वूश आवाज आई, यिंग वुइशी ने तुरंत ही रिएक्ट करा और शॉक में चिल्लाया। यिंग वुइशी कहता है, ये रिवर ऑफ टाइम है क्या? ये कैसे पॉसिबल है? स्प्रिंग ऑटम सिगाडा कैसे एक्टिवेट हो गया? वो तो मेरी जो मन थी यानी कॉन्शियसनेस थी, कैसे फेंग युआन की कॉन्शियसनेस से रिप्लेस कर गई? मैंने तो करा ही नहीं था। स्प्रिंग ऑटम सिगाडा के अंदर है क्या ऐसा? उसके पास भी फेंग युआन जितने ही सवाल थे, वो खुद इस चीज़ का शिकार था, फिर भी बिना सोचे समझे ही रिवर ऑफ टाइम में आ गया। रिवर ऑफ टाइम में ह्यूज वेव्स इधर से उधर एकदम घूमे जा रही थी। एक बड़ा सा वेव रूथलेसली स्प्रिंग ऑटम सिगाडा की तरफ आया। यिंग वुइशी की विल एक तरीके से पैनिक हो गई, वो डर के मारे एकदम चीखने लगा। स्प्रिंग ऑटम सिगाडा वैसे ही वीक था, अगर उसको इस वेव ने हिट कर दिया तो भाई बचना इम्पॉसिबल था, यानी खत्म सब। इसी क्रिटिकल मोमेंट पे एक भाई आवाज सुनाई दी। रिवर ऑफ टाइम ने मतलब रिवर ऑफ टाइम में ना क्या था, एक घोस्ट फेस फ्लोट करके बाहर आया। उसका एक्सप्रेशन बिटर था। उसने अपना माउथ वाइडली ओपन करा और एक रेड लोटस बाहर स्पिट करा। रेड लोटस बूम होते ही उसने फैटल वेव को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद एक इनविजिबल सेक्शन फोर्स ने स्प्रिंग ऑटम सिगाडा को, जब यिंग वुइशी की विल को कैरी कर रही थी, खींच कर रेड लोटस के सेंटर में ले गया। एक ब्लिंक के अंदर ही यिंग वुइशी की विल एक रेड लोटस स्पेस के अंदर आ गई। वहां एक और विल था जो स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल जैसा दिख रहा था। वो क्रॉस्ड लेग्ड हवा में बैठा हुआ था, बिटर स्माइल के साथ उसको देख रहा था। यिंग वुइशी शॉक में कहता है, क्या क्या मतलब हमारा मेन बॉडी ने रिवर ऑफ टाइम में एक लास्ट रिजॉर्ट अपने आप को छुपा के रखा था, ताकि अगर कोई गलती हो जाए तो किसी भी तरीके से हमारी जो मेन विल है वो कुछ कर पाए? ऐसा था क्या? स्पेक्ट्रल सोल है क्या सच में मेरे सामने? वो शॉक्ड था, लेकिन फिर इमीडिएटली वो खुश होकर पूछा। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल की विल पहले हेड को नोट करा, फिर उसने चेक कर मतलब थोड़ा सा शेक करा, यस वाला सीन होता है ना, ऐसे एग्री करना वैसे। स्पेक्ट्रल सोल की विल ने कहा, तुम्हें भी मेन बॉडी का स्प्लिट सोल ही माना जा सकता है। तुम्हें मुझे बस याद करना चाहिए था, लेकिन अफसोस, पूरे ड्रीम रियलिटी स्नीकर फिजिक की वजह से तुम्हारी मेमोरीज डिसिपेट हो गई हैं। यिंग वुइशी बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में था। वो कहता है, क्या क्या कर सकते हैं अब? जैसे मैंने चाहा वैसे तो नहीं हुआ, लेकिन बताओ चल क्या रहा है? मुझे फेंग युआन ने स्कीम करके यानी फंसा कर पकड़ लिया था। मुझे लगा मेरी मौत फिक्स है, लेकिन मैं यहाँ रिवर ऑफ टाइम में कैसे आ गया? और मैं तो स्प्रिंग ऑटम सिगारडा यूज़ भी नहीं किया था, फिर भी वो अपने आप ही एक्टिवेट हो गया। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल की विल ने एक लंबी सी सांस ली। स्पेक्ट्रल सोल कहता है, मैं पूरे इवेंट को इस रेड लोटस ट्रू इनहेरिटेंस के अंदर से देख रहा था, और अभी मुझे रियलाइज हुआ कि तुम यहाँ पर आए हो बिकॉज हेवंस विल ने तुम्हें हेल्प किया है। यानी हेवन की विल तुम्हारे ऊपर चाहती थी, इसलिए तुम यहाँ पे आए। स्प्रिंग ऑटम सिगारडा भी हेवंस विल ने एक्टिवेट किया था। जिंग वुइशी शॉक में एकदम चीखता हुआ कहता है, क्या? उसका दिमाग एक तरीके से हिल गया। ये उसकी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड था। बिल्कुल, जिसके लिए तुम पूरी मतलब 1000 सालों से जिस चीज़ के लिए तुमने प्लानिंग करी हो, पूरी प्लानिंग करके इतना खिलाफ हो गए, उसको एकदम नफ़रत रखते हो उस चीज़ के लिए, उसको तोड़ के, उसको कुचल के आगे बढ़ना चाहते हो उस चीज़ को, वही चीज़ तुम्हारी आके मदद कर दे। यानी जो एक तरीके से ये जो स्प्लिट सोल है किसका? स्पेक्ट्रल सोल का ही तो स्प्लिट सोल है। ये जो डीम रियलिटी फिजिक थी इसके अंदर जो सोल थी यिंग वुइशी, ये उसका ही तो एक सोल था। तो मतलब यही चीज़ थी कि ये तो मतलब स्पेक्ट्रल सोल ही तो था जो हेवेंस विल को दबाना, मारना, घसीटना, कुचलना चाहता था, उसके ऊपर उठना चाहता था, ये जो हेवेंस की विल से खत्म करना चाहता था। लेकिन एंड में क्या हुआ? हेवेंस विल ने ही उसको मदद कर दी। तो ये तो सोचने के एकदम सोच समझ के बाहर था ये कि ऐसा हुआ क्यों? अगर ये सच स्पेक्टर सोल की मतलब असली वाली विल ना बोलती, तो यिंगविशी कभी बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे स्पेक्टर सोल खुद कह रहा था, इसलिए उसे बिलीव करना पड़ा। यिंगविशी कहता है, पर हेवेंस विल तो हमेशा हमारे अगेंस्ट ही होती आई है, ये सडनली हेल्प क्यों करेगी? स्पेक्टर सोल कहता है, तुम्हारी मेमोरीज पूरी तरीके से डिसिपेट हो चुकी हैं, इसलिए तुम्हारे मेरी नॉलेज से मतलब समझ नहीं पाओगे। तुम पता नहीं है, तो तुम्हारा और मेरा नॉलेज मतलब अलग हो गया है। सुनो, हेवेंस विल कभी हमें पर्सनल नफरत नहीं करती थी। पर्सनल नफ़रत की वजह से हमें कभी तंग नहीं करा हेवेंसविल ने, और ना ही किसी पर दया करके हेल्प करती है हेवेंसविल, समझे? हेवन का तरीका है बैलेंस मेंटेन करना, सरप्लसेस को कम करना और डिफिसिट को फिल करना। इसी वजह से हर चीज़ एक दूसरे को रेस्ट्रिक्ट करती है। जैसे हर फियर्स बीस्ट का नेचुरल एनिमी होता है, इवन रैंक 9 वल्नरेबल की भी एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है। स्पेक्ट्रल सोल ने एक पॉज लिया, एक सांस ली, फिर उसके बाद दोबारा बोला। स्पेक्ट्रल सोल कहता है, और ह्यूमंस का तरीका हेवन के अपोजिट होता है।
ये जो डिफिसिट होते हैं ना, डिफिसिट को कम करना और सरप्लस को बढ़ाना, यानी जो दिक्कत है, अरे मैं इसको सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ऐसा मान लो, जो लॉस है ना, लॉस को कम कर देना। ह्यूमन क्या चाहते हैं? ताकि लॉस कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, वो ये चाहते हैं। एक एक्सपर्ट और एक स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, रिच और रिच बनना चाहते हैं, ब्यूटी को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनना है, और जो लॉन्गेविटी पे लेते हैं, वो तो एटर्नल लाइफ चाहते हैं, यानी जो लॉन्गेविटी यानी लंबा जीना चाहते हैं, वो तो सीधा एक ही माँग करते हैं कि हमें मरना ही नहीं। ह्यूमन ग्रीड कभी खत्म नहीं होती, और ये हेवेंस विल के बिल्कुल अपोजिट है। यिंग वुशी थोड़ा-सा समझने लगता है, वो कहता है अच्छा, अब मुझे समझ आ रहा है, हेवेंस विल ने मुझे हेल्प इसलिए किया क्योंकि मैं फेल हो गया। फेंग युआन एक कंप्लीट अदरवर्ल्डली डीमन बन चुका है और रेस्ट्रिक्शंस तोड़ चुका है। अगर उसे कंट्रोल ना किया गया तो हेवन एंड अर्थ का बैलेंस तोड़ दिया जाएगा। इसलिए हेवेंस विल ने मुझे टारगेट बनाया ताकि मैं उसके अगेंस्ट यूज़ हो जाऊँ। लेकिन हेवेंस विल ने स्प्रिंग ऑटम सिगार्डा कैसे एक्टिवेट कर दिया? वो तो क्लियरली फेंग युआन की मतलब रिफाइन किया गया था ना, वो फेंग युआन का था। स्पेक्ट्रल सोल की विल ने रिप्लाई दिया। स्पेक्ट्रल सोल कहता है, ये सब हेवेंस विल का एक्शन है। मुझे भी अभी रियलाइज़ हुआ, जब फेंग युआन ने स्प्रिंग ऑटम सिगार्डा पाई थी, वो भी हेवेंस विल का ही प्लान था। हेवेंस विल ने उसको एक टूल के रूप में चूज़ किया था, उसको रीबर्थ दिलाने के लिए, हमारी मेन बॉडी के प्लान को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो उसने प्लान डिस्ट्रॉय भी कर दिया। लेकिन हेवेंस विल ने एक चीज़ चाही थी जो फेंग युआन ने नहीं करी और खुद ही कर दिया। और तुम भी समझ गए होगे कि क्या थी वो चीज़। इसने तो इतना ही बोला कि प्लान को डिस्ट्रॉय करा। अब मैं बताता हूँ उसने शायद क्यों करा है। क्योंकि तुम्हें याद होगा, स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल ने क्या कहा था लास्ट गाने में, कि ये जो तुम्हारा रैंक 9 वाला गु है, मतलब तुम्हारा नहीं, इसका जो गु है, इसको डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन फेंग युआन ने क्या करा? वो हेवेंस के अगेंस्ट चला गया, उस विल के अगेंस्ट चला गया, स्टार कंस्टेलेशन वल्नरेबल के अगेंस्ट चला गया, और सीधा उसने क्या करा? गु को डिस्ट्रॉय करने की जगह खुद ही यूज़ कर लिया। इसलिए इसलिए हेवेंस की विल फेंग युआन के अगेंस्ट हो गई। स्पेक्ट्रल सोल आगे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, अब मुझे बाइनिमिंग की मतलब बाइनिमिंग की पहले दी गई इन्फो याद आ रही है। क्विंग माओ माउंटेन में फेंग युआन ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया था। उसका एप्टीट्यूड वीक था, लेकिन फिर भी उसका पाथ स्मूथ चल रहा था। हर अर्जेंट मोमेंट पे उसने बेस्ट चॉइस की, सबसे बड़ा बेनिफिट लिया। क्विंग माओ माउंटेन, थ्री किंग्स ब्लेस लैंड, इंपीरियल कोर्ट ब्लेस लैंड, ये तियान माउंटेन, पूरे रीजन में उसने क्लियरली स्प्रिंग ऑटम सिगार्डा ही बार बार यूज नहीं की। ओ सॉरी, इसका मतलब ये है ना, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। ये कहना चाह रहा है कि रीबर्थ दिलाने के लिए ना, उसने ना मतलब सिर्फ स्प्रिंग ऑटम सिगार्डा का एक बार यूज़ नहीं करा, यानी मल्टीपल टाइम यूज़ करा उसने स्प्रिंग ऑटम सिगार्डा को। स्पेक्ट्रल सोल ये कहना समझाना चाह रहा था। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वल्नरेबल कहता है, स्प्रिंग ऑटम सिगार्डा सिर्फ रैंक 6 का है, फेलियर रेट भी हाई है, लेकिन वो बार-बार सक्सीड करता गया। बस एक प्रीवियस टाइम था जब हमने उसकी मदद की थी, बाकी उसने कभी फेल नहीं किया। और याद रखो, स्प्रिंग ऑटम सिगार्डा उसकी लक को लोअर भी करती है। ये सब तभी पॉसिबल था जब हेवेंस विल सीक्रेटली उसकी मदद कर रही थी। इसी वजह से वो एक मॉर्टल से एक इमॉर्टल बन गया, सिर्फ कुछ सालों में, और हमारी मेन बॉडी की नज़र उस पर पड़ गई। उसको टूल बना के हेवेंस विल के अगेंस्ट हमने यूज़ करने का सोचा। यिंग वुशी टोटली स्टंट रह गया। वो कहता है, वेट वेट, तुम कह रहे हो स्प्रिंग और मतलब स्प्रिंग ऑटम सिगारा का वो सब सुना है? तो वो एकदम हिल गया यिंग वुशी। वो कह रहा है, अच्छा तुम ये कह रहे थे, तो अब समझ आया मुझे। तो अब यहाँ पे स्पेक्ट्रल सोल भी कहता है, बिल्कुल, इस बार हमारा जो मेन बॉडी था ना, मेनली पता है क्यों हारा? फेंग युआन की वजह से फेल हुआ। हमारा प्लान था फेंग युआन को एक टूल बनाना, लेकिन क्या हुआ, हमें पता ही नहीं था कि जो हेवेंस विल है ना, हेवेंस विल का फेंग युआन पहले से टूल था। हेवेंस विल फेंग युआन की मतलब उसमें एक तरीके से इन्फ्यूज़्ड हो चुकी थी। स्पेक्ट्रल सोल कहता है, चाहे फेंग युआन कितनी बार रीबर्थ करे, लेकिन उसके पास पहले से रीबर्थ भी हमारा मेन बॉडी शायद ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया। मतलब कहना चाह रहे हैं कि फेंग युआन कितनी बार भी रीबर्थ करे, लेकिन उसके पहले रीबर्थ से भी हमारा मेन बॉडी, यानी मेन वाला बॉडी ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया था। और हमने ना सिर्फ ये जो इमॉर्टल फेटिश गु को रिफाइन कर लिया था, बल्कि शायद एक हेवन डिफाइंग लेवल भी अचीव कर लिया था। इसी वजह से हेवेंस विल ने फेंग युआन की हेल्प करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो जो भी करता गया उसमें उसका साथ दिया, उसको रीबर्थ दिलाया, पास्ट में भेजा ताकि हमारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाए। पूरा सब कुछ स्पेक्ट्रल सोल ने समझा दिया था यिंग वुई को। फेंग युआन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वो एक अदरवर्ल्डली डीमन है, इसलिए उसके पास ये क्वालिफिकेशन है कि वो रीबर्थ ले सकता है और पास्ट को चेंज कर सकता है। नॉर्मल लोग चाहे कितने भी सुपीरियर हों, फेट के मतलब कितने भी पास आ जाए, फेट से एस्केप नहीं कर सकते। लेकिन फेंग युआन एक कंप्लीट अदरवर्ल्डली डीमन नहीं है, इसलिए हेवेंस विल उस पर थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर पाया, उसे इन्फ्लुएंस कर पाया। वो समझता था कि उसने स्प्रिंग ऑटम सिगार्डा को खुद रिफाइन किया, यूज़ करा, लेकिन असली में कभी ऐसा ही थी ही नहीं, मतलब ऐसा हुआ ही नहीं।
ये जो ट्रम्प कार्ड था ना स्प्रिंग ऑटम सिगाडा ऑलरेडी हेवेंस विल से इन्फ्यूज था। यानी फेंग युआन को जो हमेशा लगता था ना कि फेंग युआन ने रिफाइन करा था, खुद रिफाइन कर पाया था, अपनी मेहनत दिखाई थी, सब कुछ अपनी मेहनत पे करा था, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। हेवेंस विल उसका साथ दे रहा था ताकि हमें डिस्ट्रॉय कर सके। ये सब समझा रहा है अपना स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल। ये अरेंजमेंट तो उसी टाइम से स्टार्ट हो गया था जब फेंग युआन ने स्प्रिंग ऑटम सिगाडा को पाया था पहली बार, यानी 500 साल पहले की बात। पर उसको हेवेंसविल ने डिसीव कर दिया था और उसे कभी कुछ गलत फील होने भी नहीं दिया कि ऐसा कुछ हो रहा है उसके साथ। आफ्टर ऑल स्प्रिंग ऑटम सिगाडा सिर्फ एक पोर्शन ऑफ विल ही लेकर पास्ट में जा सकती थी, और विल हमेशा सोल से वीक होती है, इसलिए इन्फ्लुएंस हो सकती थी। स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल की विल आगे कहती है, जैसे मैं अपनी सारी मेमोरीज और नॉलेज तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन सैडली तुम्हारी विल इतनी स्ट्रांग ही नहीं है कि मैं ये सब सह सके, मैं तुम्हें दे ही नहीं पाऊंगा। सिर्फ थोड़ा-सा ही एब्ज़ॉर्ब कर पाओगे तुम, बाकी नहीं कर पाओगे। एक पल के लिए यिंग वुईशी का माउथ ओपनली एकदम खुल गया, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। रिवर ऑफ टाइम की वेव्स कंटिन्यूअसली रेड लोटस पर क्रैश हो रहे थे। पेटल्स के वेव के साथ एकदम बिखर रहे थे, यानी वेव टकरा रही थी और वो पेटल्स गिरे जा रहे थे। थोड़ी देर में फ्लावर का सिर्फ एक तरीके से बीच वाला जो हिस्सा होता है ना वही बचा, आस-पास की वो जो पत्तियाँ होती हैं सब झड़ गईं। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल की जो विल थी वो आगे कहती है, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल की विल कहती है, फेंग युआन एक अदरवर्ल्डली डीमन है। हेवेंस विल ने उसे मैक्सिमम इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, लेकिन एंड में उसने अपने खुद के दिल के डिजायर को फॉलो करा। उसने ये जो सवेरनर इमॉर्टल फेटिश गू का था उसको खुद ही चूज कर लिया, यानी डिस्ट्रॉय करने की जगह खुद ही चूज कर लिया। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल की विल आगे कहती है, इस तरह वो एक चेस पीस बन गया जो अब चेस के रूल से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। हेवेंस विल नेचुरली ऐसे एग्जिस्टेंस को टॉलरेट ही नहीं करती, यानी वो चाहेगी ही नहीं कि फेंग युआन जिंदा रहे, इसलिए उसने स्प्रिंग ऑटम सिगाडा को एक्टिवेट करके तुम्हें फेंग युआन के अगेंस्ट यूज करने का डिसाइड किया है। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल की विल कहती है, लेकिन ध्यान रखो हेवेंस विल तुम्हें रीबर्थ के टाइम सवेरनियर इमॉर्टल फेटिस को रिगेन करने नहीं देगी, तो रीबर्थ के बाद तुम्हें ओवरऑल सिचुएशन इजीली चेंज करने का चांस नहीं मिलेगा। इम्पेशेंट मत होना और इस फाइनल चांस को बेकार मत जाने देना। यिंग वुईशी कहता है, फिर मुझे करना क्या चाहिए? स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल की जो विल थी वो कहती है, अभी ज़ॉम्बी अलायंस ऑलरेडी एक तरीके से एनालाइटेड हो चुकी है, यानी खत्म हो चुकी है। शैडोसेप्ट भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और मेरा जो मेन बॉडी भी था वो भी डेंजरस सिचुएशन में है। लेकिन ये जो शैडोसेप्ट के इमॉर्टल्स अपने पीछे कुछ अरेंजमेंट्स फ्यूचर के लिए छोड़ गए थे, वो मतलब किसी बुरे टाइम के लिए छोड़ गए थे ना, तुम उनको यूज करके शैडो सेट को दोबारा से एस्टेब्लिश कर सकते हो, यानी दोबारा शैडो सेट बना सकते हो। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल की विल कहती है, फेट को डायरेक्टली डिफाई करना टफ है, लेकिन लक को एक्सप्लॉइट की जा सकती है, यानी लक को बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है। तुम बहुत ज्यादा लक को यूज कर सकते हो। फेट को डिस्ट्रॉय करना भले टफ होता है, लेकिन लक को तो यूज कर सकते हो। नॉर्थर्न प्लेन्स लॉन्गिविटी हेवन की पावर यूज की जा सकती है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट साइड पर भी हिडन फोर्सेस जिन्हें अभी तक 10 ग्रेट एशियन सेक्ट ने टारगेट नहीं करा, उन्हें भी यूज किया जा सकता है। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल की जो विल थी कहती है, तुम्हारी विल एक तरीके से लिमिटेड है। अब तक जो तुमने सुना कि वो तुम्हारा मैक्सिमम है, इन्हीं क्लूज को यूज करके शैडो सेट को एक तरीके से दोबारा बनाओ, दोबारा रीस्टेबलाइज करना और हमारी मेन बॉडी को बचाना। और सबसे सबसे क्रूशियल पार्ट, तुम्हें हमारे मेन बॉडी को ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी होगी, क्योंकि जब तुम रिबर्थ लोगे, मैं भी और ये रेड लोटस ट्रू इनहेरिटेंस भी चेंज हो जाएंगे। तब मुझे ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी। उस वक्त तुम ही इकलौते होगे जो ये सब जानते होगे, तो तुम ये मुझे समझा देना, बता देना। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल की विल आगे फाइनल वर्ड्स बोलते हुए कहती है, और याद रखना, एक टॉल ट्री सबसे पहले डिस्ट्रक्शन फेस करता है, क्योंकि वही वही लाइन आ गई, सुना ही होगा कि सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है। और जो मिट्टी पानी के सबसे पास होती है ना, वही सबसे पहले इसमें बह जाती है, दलदल बन जाती है, घुस जाती है, खत्म हो जाती है। हमारे पहले का जो प्लान था, हाइड रहना और पावर को एक्यूमुलेट करना, हेवेंस विल को फेस करने के लिए बिल्कुल सही था। जब एक बार हम सक्सेसफुल हुए तो सेकंड टाइम भी हो सकते हैं, खुद का ध्यान रखना। बस इतना ही उसने बोला, यानी शायद वो कहना चाह रहा है कि ये सब बातें बता देना और हमें दोबारा से शैडो सेट बनाना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद ना मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब हो चुका है। ये कहीं उस चीज़ से कनेक्टेड तो नहीं है कि तुम्हें, मतलब मैंने अभी बताया नहीं था तुम्हें कि वो जो ताई बाइंशेंग था और हाई लाओलान थी, वो फेंग युआन की बॉडी उठा के भाग गए थे जब ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन आई थी। वो लोग फँसे नहीं थे, वो भाग गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो चीज़ है दोबारा से हो रही हो? असल में फेंग युआन ने यही पहली बार भी किया हो और उस टाइम पे मतलब ये नहीं कुछ अलग चीज़ की हो, या कुछ भी किया होगा पहली बार और उस टाइम पे यिंग वुईशी जो होगा उसने बता दिया होगा स्पेक्ट्रल सोल को, तभी स्पेक्ट्रल सोल ने ना हाई लाओलान और ये जो ताई बाइंशेंग था उसकी बॉडी को भगवाने दिया ताकि वो भाग जाए।
शायद स्पेक्टर सोल ही चाहता होगा कि फेंग युआन को वो जो गु है वो मिल जाए। हो सकता है ना? क्योंकि मतलब स्पेक्टर सोल कह रहा है कि जो हेवेंस विल उसे मतलब हेवेंस की विल को हराना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हेवेंस की विल को हराया जा सकता है अगर कोई अदर वर्ल्डली डीमन हो, और अदर वर्ल्डली डीमन तभी हरा सकता है जब वो प्योर अदर वर्ल्डली डीमन हो, और प्योर अदर वर्ल्डली डीमन तो फेंग युआन नहीं है, क्योंकि वो हाफ अदर वर्ल्डली डीमन है। प्योर होने के लिए उसे इसी वर्ल्ड में जन्मना होगा, और तब वो प्योर अदर वर्ल्डली डीमन बनेगा। तो उसके लिए तो शायद मतलब फेंग को न्यू बॉडी वो जो मिली थी इमॉर्टल बॉडी उसका यूज़ करता है। जैसे फेंग इस वक़्त पे जो इमॉर्टल बॉडी थी ना उसके पास, उसके तौर पे वो अदरवर्ल्डली डीमन था। इसका मतलब शायद स्पेक्टर सोल चाहता है कि फेंग को ये गू मिले और वो अदरवर्ल्डली डीमन बन जाए और फिर फेट गू या हेवेंस की विल को ख़त्म कर दे, ताकि स्पेक्टर सोल दोबारा दुनिया में आ जाए। हो सकता है ऐसा। मुझे मेरी को एक थ्योरी लगी जो अभी तक हम समझ पाए देखें। अब देखते हैं ऐसा है कि नहीं या कुछ और बात है। आगे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हवा एकदम तेज गूंज रही थी और उसी वक्त फेंग जो अभी उड़ रहा था एकदम से होश में आ गया। फेंग कहता है मैं दोबारा से जन्म ले चुका हूँ। फेंग कहता है स्प्रिंग ऑटम सिगाड़ा सच में कमाल का है, बिल्कुल वर्दी है लेड रोटस डीमन वनरेबल की लाइफ सेविंग इमॉर्टल गु की नाम होने पर। फेंग कहता है अभी कौन सा टाइम चल रहा है। सीन चेंज होता है। यिंग वुइशी अपना मूवमेंट रोकता है, इधर उधर देखता है और रियलाइज करता है कि वो यीतियान माउंटेन जाते हुए रास्ते में है। अभी वो अपनी डिस्टेंस मतलब जो अपने डेस्टिनेशन था ना उससे 10,000 ली से कम डिस्टेंस पे था। ओके, तो शायद ये जो फेंग था ना, फेंग वही जगह पर है, यिंग वुइशी की बॉडी के अंदर है, और जो यिंग वुइशी है वो फेंग की बॉडी के अंदर है। और ये जो अपनी फेंग की जो बॉडी है जिसके अंदर यिंग वुइशी है, वो वाला बंदा अभी 10,000 ली पे पहुँचा भी नहीं है। यानी हुआ नहीं था कि लास्ट में उसने यिंग वुइशी की मतलब यिंग वुइशी था उसने हाई लाओलान और ताई पेंशन को मारा धक्का और भागा था एक्टिवेट करके इस पे ये जो फिक्स इमोटल ट्रैवल है, और फिर 10,000 ली पे पहुँच गया था। फिर वहाँ से एकदम भागते हुए स्पीड में उड़ते हुए आ रहा था ताकि फेंग के पास आ सके, इससे पहले फेंग कुछ करे। तो मुझे लग रहा है ये उसी टाइम पे पहुँच चुका है। यिंग वुइशी कहता है फेंग ने जानबूझकर मुझे फिक्स इमोटल ट्रैवल दिया था ताकि मैं उस तक जा पाऊँ। फिर वो अपने गोवा वापस ले लेगा और जीत जाएगा। यिंग वुइशी कहता है लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो खुद हेवेंसविल का एक टूल है। जो स्प्रिंग ऑटम सिगाड़ा उसके पास है वो हमेशा से हेवेंसविल के कंट्रोल में था। यिंग वुइशी कहता है और अब जब मैं दोबारा जन्म ले चुका हूँ, मुझे यीतियान माउंटेन का पूरा सिनेरियो जो था वो समझ आ चुका है, मुझे क्लियर याद आ गया है। मैं डायरेक्टली फिक्स इमोटल ट्रैवल यूज़ करके टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, वहाँ जाकर फेंगिवा से निपट सकता हूँ और अपना बदला ले सकता हूँ। फिर एकदम से यिंग वुइशी को वही अपना सर एकदम हिलाते हुए कहता है, अरे नहीं, स्पेक्टर सोल ने मुझे क्या समझाया था? यिंग वुइशी दोबारा कहता है डैम इट! फेंग की फेक विल ने मेरे पर जजमेंट डिस्टर्ब कर दिया। वो फेक विल इस पे अटैक करी थी ना, याद होगा फेंग ने डिसाइड करा था कि अगर वो आएगा नहीं तो भी मेरी फेक विल इसको दोबारा यहाँ पे दिल मतलब बुलवाएगी दोबारा-दोबारा बोल-बोल के। लेकिन अब वो इस चीज़ को समझ चुका था। उसके दाँतों में एकदम कस लिए दाँत और गुस्सा करने लगा। यिंगवुशी कहता है, हेवेंसविल सच में भाई खराब एक तरीके से इंटेंशंस रखता है। अगर मैं अभी रश करके उसके पास जाऊँ तो फेंगिवान सवेलनेर इमॉर्टल फेटिश को यूज़ कर चुका होगा, और मैक्स तो मैक्स वो वीक ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे थोड़ा इंजरी ही कर पाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा, बस मुझसे मार थोड़ी ना पाऊँगा, इंजरी ही तो कर पाऊँगा। यिंगवुशी आगे कहता है, क्या बुरा हुआ अगर मैं उस वक़्त रिटर्न कर पाता जब मैं ड्रीम रियलम से निकल कर आया था, तो मैं पूरा गेम पलट देता। लेकिन हेवेंसविल कभी अलाउ ही नहीं करेगा कि मेरा मेन बॉडी सवेनियर इमॉर्टल फेटिस्को ले ले। इंग्विशी कहता है अभी जब रिजल्ट ऑलरेडी फिक्स हो चुका है तो मुझे अपनी बॉडी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने चाहिए और रिट्रीट करना चाहिए, यानी हट जाना चाहिए। इंग्विशी कहता है हेवेंसविल चाहता है कि हम लड़े, मैं उसका प्लान कैसे सक्सेसफुल होने दूंगा। इंग्विशी आगे कहता है जो इंसान बड़े काम करना चाहता है उसे एक तरीके से अनबिरेलेबल चीजें बर्दाश्त करनी आती ही है। इंग्विशी आगे कहता है मुझे अभी फेंगिवान से डील करने की ज़रूरत नहीं है, उसे हेवेंसविल का अटेंशन अट्रैक्ट करने दो। फ्यूचर में अगर वो ज़िंदा रहा, तो मैं उसे दोबारा से सवेरनेर इमॉर्टल फेटिश को रिफाइन करने के लिए यूज़ करूँगा। उसे मेरा टाइम और एफर्ट दोनों बच जाएगा। यिंगवुशी आगे कहता है मुझे शैडो दोबारा से रिबिल्ड करना होगा। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई। मैं ताई बाओशेंग और हाई लाओलान का यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन उसको फेंगिवान से मिलने नहीं देना चाहिए मुझे। फेक विल का सच जानने के बाद वो अलर्ट था, फेंगिवान के ट्रैप से बच गया था। यिंगविशी यीतियान माउंटेन की तरफ लास्ट बार देखा, उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत और थोड़ी सी उम्मीद भी चमक रही थी। वहां से वो क्लियरली देख सकता था कि यीतियान माउंटेन अब एक तरीके से बेकार एकदम बड़ा सा ऐसी जगह बन सकती है खंडर वाली टाइप की, मान लो। और ऊपर से वो गंदा सा चोर फेंगिवान जिसने जिसने सारी मेहनत चुरा ली, क्या बताएं यार, सब चीजें चुरा गया, सारे फ्रूट ले गया, वही ले गया, और अभी भी वहीं खड़ा है वो बंदा। लेकिन अभी वहां जाना पॉसिबल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है बिग पिक्चर, यानी आगे का सोचो, विजन देखो आगे का। यिंग वुई
जो था यिंगवुई अपने दाँत को एकदम कस लेता है, पलट जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फेंग युआन वेट कर रहा था। फेंग युआन कहता है यिंगवुई अभी तक आया क्यों नहीं? बहुत देर तक वेट करने के बाद उसका दिल बिल्कुल एकदम भाई वो हो गया कि अरे ये क्या हुआ? फेंग युआन कहता है मतलब उसने मेरा पूरा प्लान ही समझ लिया और वो मेरे कंट्रोल से निकल गया। फेंग युआन एकदम भाई गहरी सोच में जाता है। फेंग युआन कहता है चाहे मुझे पूरा सच ना पता हो, स्प्रिंग बॉटम सिगारटा का असली ट्रुथ भी अननोन है और प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज भी गईं, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, मैं अभी काफ़ी मुश्किल सिचुएशन में हूँ। फेंग युआन आगे कहता है, अगर यिंग विशी यहाँ नहीं आता तो मेरे गूवर्म जो स्पेशल विल मैंने डाली थी, वो एक्टिवेट ही नहीं होगी और टाइम लिमिट के बाद ये गूवर्म्स खुद ही ब्लास्ट हो जाएँगे। मुझे जल्दी से उस तक पहुँचना होगा, या तो ताई बाइंशिंग या तो हाई लाओलन को कन्विंस करके या फ़ोर्स करके उनके अगेंस्ट काम करवाना होगा उनसे, मतलब एक तरीके से जो होता है ना हाई लाओलन या ताई बाइंशिंग का यूज़ करके उसको यिंग विशी को पकड़ना होगा। फेंग युआन के पास अभी भी एटीट्यूड गू था, जो हाई लाओलन को कन्विंस करने के लिए बेस्ट प्रूफ था और ताई बाइंशिंग को कन्विंस करना तो और भी ज़्यादा ईज़ी है। इतने टाइम से उसके साथ टाइम बिताया है तो थोड़ा सच तो रिवील कर ही सकता था, उससे हो जाता। फेंग युआन ने अपने गूवर्म चेक किए, चेंज सोल यूज़ करने के बाद उसने वापस अपना कंट्रोल ले लिया था और सबसे टॉप रैंक में था लेजेंडरी एटीट्यूड इमॉर्टल गू। उसके अलावा विज़डम पाथ का इमॉर्टल गू अनरावल मिस्ट्री और सोल पाथ का इमॉर्टल गू चेंज सोल उसके पास था। बाकी जो थे वो सब ड्रीम पाथ और सोल पाथ के इमॉर्टल गू थे, ज़्यादा वर्थ इट नहीं थे, यानी ज़्यादा वर्थ के नहीं थे। फेंग युआन एकदम देख रहा था और सोच रहा था। फेंग युआन आगे कहता है, इनमें से एक भी मूवमेंट टाइप तो गू है ही नहीं, मैं भागूँ कैसे? फेंग युआन आगे कहता है, क्या मैं फुट पे मतलब फुट से चेज़ करूँगा, भाग के चेज़ करूँगा क्या यिंग विशी को जिसके पास फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल है, या फिर पहले उसकी बॉडी के ड्रीम पाथ गूवर्म को अपने कंट्रोल में ले लूँ? उसमें मूवमेंट भी हो सकता है ना, क्या पता? लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फेंग युआन का विल नहीं था, मतलब वो ईज़िली उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके अंदर फेंग युआन का विल थोड़ी ना है। अनरावल मिस्ट्री और चेन सोल को तो किया था उसने, उसका यूज़ करने के लिए शायद उसे एटीट्यूड गू से डिसीव करना पड़े, यानी एकदम झूठ दिखाना पड़े या फेक करना पड़े। लेकिन वो एक बार ऑलरेडी डिसीव कर चुका है, फेंग युआन को सेकंड टाइम सक्सेस होने का कॉन्फिडेंस बिल्कुल बहुत मतलब नहीं था, ना के बराबर है। फेंग युआन कहता है लेकिन मेरे पास ऑप्शन भी क्या है, ट्राई मुझे करना पड़ेगा। ये सोच के फेंग युआन ने अपने माइंड में गया और अपने सर पर मतलब थोड़ा-सा सर ऊपर उठाया और यिंग विशी की बॉडी की तरफ देखा। लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये उसका लास्ट टाइम होगा उस बॉडी को देखने का। अगले ही मोमेंट यिंग विशी की जो बॉडी थी अपने आप ही फट गई, क्योंकि हम जानते हैं उसके पास टाइम कम बचा था और शॉकिंगली कोई साउंड भी नहीं आई। ये एक साइलेंट एक्सप्लोजन था। रिजल्ट क्या हुआ? ब्लड ही नहीं था, बल्कि बहुत ब्यूटीफुल और डार्ज़लिंग लाइट निकली थी जब बॉडी फटी। पूरा यिंग विशी का शरीर रेनबो कलर का डार्ज़लिंग लाइट में बदल गया। बहुत ही खूबसूरत सीन था। लेकिन इस ब्यूटी को देखकर भी फेंग युआन की आँखें एकदम से छोटी हो गईं। वो तेज़ से पीछे हटा डिस्टेंस लेते हुए, क्योंकि उसे मतलब एक तरीके से रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि ये ड्रीम रियलम में है और ये ड्रीम रियलम बाहर एक तरीके से मैनिफेस्ट हुआ है और एक तरीके से बहुत डीप है। उसके सामने एक फॉर्म हुआ था एक ड्रीम रियलम में। यानी क्या हुआ? ये जो बॉडी फटी ना, तो इसकी बॉडी फटने की वजह से शायद कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई चीज़ हुई है जिसकी वजह से ड्रीम रियलम बाहर आया है। फेंग युआन कहता है, क्या क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने स्पेक्टर सोल पर लीड सोल इंटू ड्रीम यूज़ करा था? नहीं, मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर अचानक से यिंग विशी की बॉडी को ये मतलब फट कैसे गई और ड्रीम रियलम में कैसे बदल गई? फेंग युआन ने अंदर ही अंदर सोचा। उसे पता नहीं था कि जो यिंग विशी की लाइफ स्पैन है ना, वो सिर्फ़ 18 घंटे की है। और उन 18 घंटों में वो मॉर्टल से 1, 2, 3, 4 और 7 और फिर फाइनली रैंक 8 इमॉर्टल बन गया था। लास्ट मोमेंट पे वो तो रैंक 9 भी बन जाता, लेकिन जैसे ही 18 घंटे कंप्लीट हुए वो फट गया और ड्रीम रियलम में एकदम बदल गया। उसका जन्म भी कुछ मतलब कुछ नहीं हुआ, ऐसा एकदम मान लो कुछ बड़ा नहीं था। इमॉर्टल गो बिकम रियल के थ्रू मतलब एक ड्रीम रियलम से ही आया था वो चीज़। तो ड्रीम रियलम में ही बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, यानी ड्रीम रियलम में ही था वो वापस ऐसे हो गया, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ये ड्रीम रियलम रैपिड स्पीड से एक्सपेंड होने लगा और एक तरफ स्प्रेड हुआ। पेंगुइन फुल स्पीड से भागा, 700 ली तक भागकर ही उसका रेडियस से बाहर निकला। अगर वो अंदर अटक जाता तो बड़ा प्रॉब्लम होता। चाहे पेंगुइन के पास अनरावल मिस्ट्री इमॉर्टल गो था, लेकिन उसके पास इतने इमॉर्टल गो नहीं थे कि वो अपना इमॉर्टल किलर मूव अनरावल ड्रीम कर पाता और ड्रीम रियलम स्टिल एक्सपेंड हो रहा था, लेकिन धीरे-धीरे उसकी स्पीड कम हो गई। पेंगुइन पीछे हटता गया। जब वो यीतियान माउंटेन से हज़ार ली दूर था, तब ड्रीम रियलम फाइनली रुक गया। इस तरह एक जायंट ड्रीम रियलम मैनिफेस्ट हुआ जो कि पूरे 1000 ली के एरिया को कवर कर रहा था। एक तरीके से इसने प्रोटेक्शन बना दिया भाई।
जहाँ पे ये सारा कांड हुआ यितियान माउंटेन पर। फेंग युआन उसे देखकर हैरान रह गया। फेंग युआन कहता है, थैंकफुली मैंने लास्ट मोमेंट पे स्टार कंसलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल की बात नहीं सुनी और सवेरियन इमॉर्टल फेटिस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया। नहीं तो अभी तक मेरा सोल भी ये जो यिंग वुईशी की बॉडी के साथ ही जायंट ड्रीम रेलम में ट्रैप हो जाता और फँस के मर जाता मैं। यानी समझ रहे हो, ये हेवेंसविल कितना खतरनाक था। हेवेंसविल ने फेंग युआन को, ये स्पेक्ट्रल सोल को, यिंग वुईशी को, तीनों को एक तीर से 3 निशाने मारे थे। यानी अगर कुछ गड़बड़ होती तो तीनों मर जाते। सोच रहे हो, देख रहे हो क्या सीन था? फेंग युआन कहता है, अब मैं क्या करूँ? ये अनएक्सपेक्टेड चेंज तो उसके प्लान को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रहा था। यिंग वुईशी की बॉडी बहुत वैल्यूएबल थी। उसके पास ड्रीम पाथ गू थे और एक तरीके से फॉर्मिडेबल मूव लीड सोल इनटू ड्रीम यूज़ करने की एबिलिटी भी थी। सबसे बड़ा टारगेट था स्पेक्ट्रल सोल। चाहे उसका हाल कितना ही बुरा हो, अगर वो ड्रीम रेलम से निकल कर फेंग युआन के हाथ आता, तो फेंग युआन उसका सोल सर्च करके बहुत सारे सीक्रेट और मैसिव कल्टीवेशन एक्सपीरियंस पा सकता था। और ये बैटलफील्ड थी, चाहे मैरिड ट्रिबुलेशन ने तोड़ दिया था, लेकिन कुछ गूवॉर्म जो इमॉर्टल्स के प्राइमसी यहाँ पे थे, गूवॉर्म के साथ बचे हुए थे। एटलीस्ट लाइफ एंड डेथ ब्लेस लैंड भी अभी एग्जिस्ट करता था। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी यार, बहुत बेनिफिट था यहाँ पे। लेकिन अब क्या? अब सब कुछ ड्रीम रेलम के अंदर ही चला गया। चाहे फेंग युआन के पास अनरावल्ड ड्रीम हो, चाहे वो यूज़ भी कर सके, तो भी कितने साल लग जाएँगे उसे इस ड्रीम रेलम को तोड़कर सेंटर तक पहुँचने में। फेंग युआन ने अपने फिस्ट को टाइट करा और एकदम हेल्पलेस हो गया। फेंग युआन कहता है, अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। मैं यहाँ रुक नहीं सकता। इतने बड़े कम्युनिकेशन, इतने बड़े कियोस्क के बाद तो साउथर्न बॉर्डर के गो इमोर्टल्स ज़रूर यहाँ आ रहे होंगे। फेंग युआन ने अपनी मेमोरी के हिसाब से थोड़ा-सा डायरेक्शन चूज़ करा कि कहाँ जाना चाहिए। उसने वही वही जो पाथ था पिक किया, जहाँ ताई बाओशेंग की बॉडी लेके भाग रहा था, यानी वही पाथ पे चलने का सोचा। फेंग युआन आगे कहता है, बस उम्मीद है कि मेरी लक स्ट्रांग हो और मैं उस एनकाउंटर को कर पाऊँ। मतलब एक अच्छा एनकाउंटर कर पाऊँ और मतलब या तो ताई बाओशेंग से मिल जाऊँ या बच जाऊँ। बस कैसे भी करके ना ताई बाओशेंग, हाई लाओयान अपने किसी से मिल जाऊँ या कैसे भी बच जाऊँ बस, ये होना चाहिए। फेंग युआन अब एक सक्सेस नहीं होने वाला था, यानी उसे अब एक सक्सेस नहीं मिलने वाली। एक क्या मतलब, अब सक्सेस ही नहीं मिलने वाली। उसको ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि साउथर्न बॉर्डर के गो इमोर्टल्स से टकराने के बाद ताई बाओशेंग और हाई लाओयान ऑलरेडी अपना डायरेक्शन चेंज कर चुके हैं और इंटेंस बैटल के बाद वो मतलब शायद अलग हो गए या भाग गए। कुछ भी हो गया है। और उसे ये भी नहीं पता था कि अपनी रिबर्थ वाली एडवांटेज यूज़ करके यिंग वुईशी अब ताई बाओशेंग और हाई लाओयान दोनों के साथ जॉइन हो चुका था। हाई लाओयान कहती है, फेंग युआन तू बेटर होगा, मतलब सब क्लियर करके एक्सप्लेन करे कि तूने ऐसा क्यों करा, वरना तो हम एनिमीज बन जाएँगे। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क था और टोन में एकदम रूड वाली वाइब थी। यानी वो यिंग वुईशी को कह रही थी अपने हाई लाओयान, क्योंकि हम जानते हैं फेंग युआन की बॉडी के अंदर अभी यिंग वुईशी है। ताई बाओशेंग ने तुरंत ही अपना हाथ हिला दिया। अरे कहता है, अरे काम डाउन यार, ज़्यादा सोचो मत। मुझे लगता है फेंग युआन के अपने रीज़न्स हैं। एक बार उसकी बात भी सुन लेते हैं। यिंग वुईशी ताई बाओशेंग और हाई लाओयान की तरफ एक तरीके से सिंसियर लुक से देख रहा था। वो कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी। उसके किलर मूव का मेन शिकार मैं हो गया था, सिर्फ ड्रीम रेलम में फँसना ही नहीं। अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि मेरे ज़्यादातर गूवॉर्म बिल्कुल यूज़ ही नहीं हो पा रहे। सिर्फ उसे मारने से ही ये किलर मूव मतलब अनडू हो पाएगा। यानी इसने बहाना पता है क्या दे दिया? यिंग वुईशी ने बहाना ये दे दिया कि अगर मैं फेंग युआन को मारूँगा तभी मैं अपने गूवॉर्म को यूज़ कर पाऊँगा। लेकिन असल में हम जानते हैं ये सारे फेंग युआन के ही गूवॉर्म हैं। तो ये चाह के भी यूज़ नहीं कर सकता जब तक वो फेंग युआन को मार ना दे। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लग रही है कि अरे यार, टाइम लिमिट पूरा होते ही जितने भी गुवों में सब फट जाएँगे, इसका तब क्या सीन होगा? मुँह देखने लायक होगा। हाई लाओयान ने तुरंत ही बोला और डिमांडिंग और तेज़ कर दी। कहती है, लेकिन मैंने तो क्लियरली तुझे फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल यूज़ करके तय हुए देखा था। अगर ये गूवॉर्म के थ्रू हमारी लोकेशन डिटेक्ट ना होती, तो मुझे तो लगा कि तू हमें छोड़कर साउथर्न बॉर्डर से ही अकेला भाग गया। यिंग वुईशी कहता है, वो एक डेस्परेट मूव था, मजबूरी में मैं यूज़ करना पड़ गया था। तुमने भी देखा ना, पहली बार जब मैंने फिक्स मॉडल ट्रैवल ट्राई किया था कैसे फ़ेल हो गया था और कैसे मुझे हेवी इंजरीज़ आई थी। और वैसे भी मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाता? अभी सिचुएशन इतनी ज़्यादा डेंजरस है, अगर हम यूनाइटेड रहे तो सर्वाइवल के चांस बहुत ज़्यादा हैं। हाई लाओयान ज़ोर से हम्प कहती है, क्लियरली आर्ग्यू करना चाहती थी, लेकिन यिंग वुईशी ने तुरंत ही उसकी बात काट दी। वो कहता है, बस अभी के अभी हम फिक्स सिमिलर ट्रैवल यूज़ करके निकलते हैं। मेरी आइडेंटिटी ऑलरेडी एक्सपोज़ हो चुकी है। हेवनली कोड को सब पता चल गया है। हू इमॉर्टल बेस्टलैंड अब सेफ नहीं है। हमें अंदर के रिसोर्स को तुरंत ही ट्रांसफ़र करना होगा। दूसरी तरफ फेंग युआन फुल स्पीड से एक तरीके से भागे जा रहा था। उसने कोई गूवम यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल एक तरीके से चार्जिंग हॉर्स की तरह भाग रहा था। क्या फ़ायदा है क्या इमॉर्टल बॉडी होने का? पूरा 15 मिनट तक लगातार भागने के बाद भी उसको थोड़ा भी फटीग फ़ील नहीं हुआ। अरे भाई साहब! अरे नहीं, अनलिमिटेड स्टैमिना। रास्ते में उसने नोटिस किया कि और ये सब नोटिस करने के बाद थोड़ी बहुत खुशी भी महसूस की।
मुझे भी हो रही है भाई। इमॉर्टल बॉडी काम किया है। ये बॉडी चाहे दिखने में कितनी पतली थी, कितने ही इसके पतले-पतले से मसल्स थे, लेकिन इसकी डिफेंस भाई एकदम क्रेज़ी थी। भागते वक़्त भी, जितना भी भाग ले, ट्री की ब्रांचेस उसकी बॉडी को स्क्रैच तक नहीं कर पा रही थी। एक मार्क भी नहीं बन रहा था। ज़मीन पर जो शार्प रॉक्स थे, उन पे पैर रखने के बाद भी वो पैर को कुछ नहीं हो रहा है, पैर पे स्क्रैच भी नहीं आ रहा, रॉक ही टूट जा रहे हैं, यानी पत्थर ही टूट रहे थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक ऐसा बंदा भाग रहा है कि क्या बताएँ, जो भी चीज़ रास्ते में आ रही है सब खत्म। ऊपर से उसके पास मैसिव स्ट्रेंथ थी, बस हल्का-सा एक साँस लेता तो ईज़िली 10 मीटर दूर जंप कर सकता था। लेकिन फेंग युआन थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड भी था, क्योंकि इतना भागने के बाद भी उसने कहीं भी यिंग वुई, ताई बानशेंग या हाई लाओलॉन को ट्रेस तक नहीं कर पाया था, कहीं भी जगह पर उन्हें देख ही नहीं पाया। अब आगे सीन देखते हैं, हमें दिखाया जाता है फेंग युआन ना एकदम बहुत स्पीड से भाग रहा था, उसके आस-पास एकदम हवा चली जा रही थी, पहाड़ों, नदियों को क्रॉस करते हुए वो आगे बढ़ रहा था। बिना किसी गूवॉर्म के भी जो उसकी स्पीड थी भाई क्रेज़ी फ़ास्ट थी। जब वो ट्रिब्यूलेशन का एरिया छोड़ चुका था, तो सामने जो प्लेन्स नहीं थे, बल्कि हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ और जंगल थे। साउथर्न बॉर्डर है तो यहाँ पे होगा ही ना ऐसा। साउथर्न बॉर्डर की यही तो ख़ासियत थी, माउंटेन्स से भरा हुआ था और जंगल, माउंटेन्स यही सब थे। फेंग युआन ने सोचा इतना लंबा दौड़ने के बाद भी बिना 1 सेकंड रुके मुझे थोड़ा भी थकान फ़ील नहीं हो रही, और सबसे बड़ी बात, मैंने एक भी गू-वॉर्म यूज़ नहीं करा और अब उसे नए बॉडी के यूनिकनेस समझ आने लगी थी। नॉर्मली एक गू मास्टर का बॉडी अगर वो ब्लैक बोर गू या व्हाइट बोर गू जैसे वर्म के थ्रू मॉडिफाई ना करे, तो सिंपली मॉर्टल जैसा ही होता है। लेकिन दाओमॉग की वजह से गू मास्टर का जो बॉडी था अलग लेवल का हो जाता है। स्पेट इस एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। फेंगयुआ ने मन ही मन कैलकुलेट किया और कहा, मेरा बॉडी रैंक 9 सवेरनर इमॉर्टल फेटिस गू से क्रिएट हुआ है, मतलब मेरे अंदर दाव मार्क्स की कमी नहीं है। मिनिमम तो स्ट्रेंथ पाथ दाव मार्क्स मेरी पुरानी बॉडी के टोटल एक्यूमुलेशन से भी ज़्यादा शायद इस बॉडी में है। यानी समझ रहे हो, इसकी जो पुरानी वाली बॉडी थी, वो जो ज़ॉम्बी वाली है, उस बॉडी में जितने दाव मार्क्स है ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा इस वाली बॉडी में है। ज़ॉम्बी बनने के बाद उसने फटीग फील करना बंद कर दिया था। पर वो जानता था कि अगर उसका ओरिजिनल बॉडी रिवाइव होता तो उसे ऐसा रन करता तो उसे डेफ़िनेटली रेस्ट की ज़रूरत पड़ती। यानी अगर वो ज़ॉम्बी से इंसान बन जाता फेंग युआन अपनी ओरिजिनल बॉडी में, तो भी उसे देखो दिक्कत पड़ती, चाहे उसके पास दाव मार्क्स ओरिजिनल बॉडी वाले ही होते फिर भी। लेकिन ये जो नई बॉडी थी भाई, इसके अंदर कुछ अलग ही ख़ासियत है भाई, इसमें थक नहीं रहा। घने जंगल के बीच फेंग युआन दोनों हाथों और पैरों से एकदम क्लिफ पर एकदम भागे जा रहा था, पाथ बना के भागे जा रहा था। अभी वो पूरा का पूरा नंगा था। एक शैडो की तरह फॉरेस्ट के बीच से एकदम भागे जा रहा था स्पीड में। उसकी आँखों का विज़न नेक्स्ट लेवल था। भागते हुए भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे टाइम स्लो हो गया है। वो ईज़िली जितने भी दिक्कतें थी, ऑब्स्टिकल थे, सबको डॉज कर रहा था। फेंग युआन ने खुद से कहा, अर्थ वाली लैंग्वेज में बोलूँ तो दिस इज़ अ विज़ एक तरीके से विज़ुअल एक्यूसिटी। मेरी मूविंग विज़ुअल एक्यूसिटी तो एकदम मैक्स लेवल पे है। ये बिल्कुल एक तरीके से इनह्यूमन है। मेरी पुरानी बॉडी को इस स्टेज तक आने के लिए गू बॉम्ब का यूज़ करना पड़ता था, तेज़ी से चढ़ते हुए, और माउंटेन के पीक तक पहुँच गया वो, और अब जंगल का कवर खत्म हो चुका था। उसका विज़न फुल एक्सपैंड हो गया, वो क्लियरली सब देख पा रहा था। हवा ज़ोर से चल रही थी, उसके लंबे-लंबे बाल एकदम हिल रहे थे। फेंग युआन ने कुछ डीप साँसें ली और सेटल हो गया। उसकी साँस एकदम से शांत और रिलैक्स्ड हो गई, जैसे अभी तक वो जितना भी रन किया था कुछ फ़ील ही ना हुआ हो। उसका स्टैमिना एक तरीके से अनबिलीवेबल था। कोल्ड माउंटेन वाइंड्स मौजूद थी, बिना कपड़ों के खड़े होने पर भी उसे ज़रा भी ठंड फ़ील नहीं हो रही थी। उसका हार्ट बीट नॉर्मल हो गया था और हर बीट पर पावरफुल एनर्जेटिक मतलब वो हो रही थी, एनर्जी भर रही थी। उसने दूर तक देखा, उसकी विज़न इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हज़ारों कदम दूर की चीज़ें भी उसे क्लियर नज़र आ रही थी। तभी उसकी नज़र एक जगह अटक गई। फेंग युआन फ़ोकस करके देखते हुए कहता है, वहाँ बैटल के ट्रेसेस दिख रहे हैं। बैटल हुई है क्या? उसने तुरंत ही गेस लगाया, लगता है ताई बानशेंग और हाई लाओलान ने मेरा बॉडी कैरी करते हुए गू इमॉर्टल से फाइट किया होगा। फिर फेंग युआन माउंटेन पीक से नीचे जंप होकर गया। बैम आवाज़ आई, एक हैवी साउंड के साथ 10 मीटर नीचे कूदा, और एक तरीके से सरप्राइज़ली उसकी बॉडी का ज़रा भी इंजरी फ़ील नहीं हुई, उसके पैर भी ज़रा भी सुन्न नहीं हुए, यानी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन वो जो पत्थर जिस पे वो कूदा था, वहाँ पे स्पाइडर वेब के क्रैक्स बन गए थे, यानी ऐसे कूदा कि स्पाइडर जैसे स्पाइडर वेब देखा है ना कैसे वेब होता है उसका, वैसे टाइप के क्रैक्स बन गए नीचे ज़मीन पर। अर्थ का एग्ज़ाम्पल लेके देखा जाए तो 15 मीटर एक 5 मंजिल लंबी बिल्डिंग होती है, और उतना ही है, और 40 मीटर से कूदे तो एक लाइट हाउस से ऊपर कूदने के बराबर होगा, और उसका लिमिट अभी भी शायद और है। उसने जंप को 160 मीटर तक ले गया और थोड़ा-सा नंबनेस फ़ील हुआ, लेकिन उसके गट्स इंसेन थे। कभी चेस्ट पे लैंड करा, कभी बैक पे। रिज़ल्ट क्या हुआ? माउंटेन्स ही टूटे, उसको कुछ नहीं हुआ। और जो नंबनेस थी, इतना ऊँचा कूदने कूदने के बाद भी,
थोड़ी-थोड़ी सी हो रही थी, ज़्यादा नहीं हो रही। फेंगयुआन ने फिर से एक भारी सी साँस अंदर ली, फिर 180 मीटर ऊँचा जंप मारा। इस बार वो हेड के यानी सर के बल नीचे गिरा और बैंग उसका पूरा जो हेड था रॉक के अंदर घुस गया। वो पुश करके अपना हेड बाहर निकाला। स्कल सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट होता है और हाँ, उसने थोड़ा-सा नमनेस और हल्का-सा डेज़ीनेस भी फ़ील करा इस बार, सिर्फ़ 30 साँस के लिए और फिर से वापस नॉर्मल हो गया। यानी 3 साँसों तक की जो नमनेस या डेज़ीनेस थी बस फिर गायब। उसने अपने हेयर को चेक करा, एक भी हेयर टूटा नहीं था। क्यूरियस होके उसने बाल खींचने का टेस्ट करा, हेयर नॉर्मल से ज़्यादा थिक और शाइनी हो चुके थे, एकदम स्टील वायर जैसे हो चुके थे। फेंगयुआ ने सोचा और एक स्टैंड एक मतलब निकाल कर अपनी व्रिस्ट के अराउंड टाइट से एकदम बाँध लिया। स्ट्रैंड मान लो वो ऐसा ऐसे बोल लो, जैसे बाल है ना बाल को खींचकर या कुछ ऐसा तोड़कर अपने हाथों पे बाँध ले ऐसा कवच के लिए वैसे लगा लिया। ताकि थोड़ा बच सके। फिर वो बैटल ट्रेसेस की तरफ रन करते हुए जाने लगा। क्लिफ से जंप करता हुआ अपना लिमिट टेस्ट कर रहा था। जंप हाइट 180 से बढ़कर अब 250 मीटर तक पहुँच चुकी थी। वो थोड़ा-सा पेन फ़ील कर रहा था बट स्टिल एक तरीके से सहने लायक था। फिर उसने और ऊँची जंप मारी, 330 मीटर तक ऊँची जंप मार दी। वहाँ लैंड करते ही उसकी बॉडी पे थोड़ा-सा एविडेंट पेन हुआ और जिस जगह वो हिट हुआ वो थोड़ा-सा रेड और लाल सा पड़ गया। यानी इस बार उसे दर्द हुआ और इस बार थोड़ा-सा असर दिखा था। फेंगयुआन खुद हैरान होके कहता है, "क्या 330 मीटर भी मेरी बॉडी का लिमिट नहीं है? अर्थ पे आईफल टावर है ना वो 300 मीटर का है और उससे भी ज़्यादा मतलब मैंने सर्वाइव कर लिया यानी 330।" उसने कैलकुलेट करा, सिर्फ़ इस बॉडी की वजह से बिना एक भी डिफेंसिव गो के मैं ये कह पा रहा हूँ कि नॉर्मल गो इमॉर्टल भी अपनी बॉडीज़ के बेसिस पर शायद इतना ना कर पाएँ। मतलब मेरे दाँव मार्क्स डिफेंसिव और प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। ये समझकर उसने रिलीफ़ की साँस ली। तभी तो ये बॉडी की ख़ासियत है, तभी तो उसने बोला कि ये जो मेरी बॉडी है स्पेक्टर सोल ने बोला था ये जो रैंक 9 का बुया अगर मेरे को मिल गया तो मेरी जो बॉडी है वो रेंज़ू से खतरनाक हो जाएगी, वेदांत ग्रेडसन से हो जाएगी, जितने भी इमॉर्टल वल्नरेबल आए थे उन सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। अब समझ आ रहा है मुझे भी, क्योंकि उसके पास अभी कोई डिफेंसिव इमॉर्टल गो नहीं था, सिर्फ़ अनरावल मिस्ट्री, चेंज सोल और एटीट्यूड गो ही फेंगयुआन के पास अभी थे। जब वो बैटल ट्रेसेस के पास पहुँचा, उसने थोड़ा-सा स्क्वाट करके यानी वो जो झुक कर जैसे बैठने वाली पोज़ीशन होती है ना उसमें बैठा और इन्वेस्टिगेट करा। कुछ ही देर बाद खड़ा हुआ और फिर देखने लगा घूर कर। पेंगुइन बोला, "हाँ, हाँ, यही उनका लगता है, यही जगह उनकी लगती है, पर बिना इन्वेस्टिगेट गूवर्म के कन्फर्म करना भी काफ़ी टफ चीज़ है। कहें तो कन्फर्म नहीं कह सकता कि यही है, लेकिन देखने में तो लग रहा है।" लेकिन ये सब देखने के बाद भी फेंगयुआन को इतना तो पता चल गया कि भाई चेज़ तो करते रहना पड़ेगा। फेंगयुआन कहता है अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, उसके पास अपनी एबिलिटीज़ चेक करने तक का भी टाइम नहीं था। पहले जो उसने एक्सपेरिमेंट करा था, वो तो बस थोड़ी-सी कन्वीनियंस की वज़ह से हुआ था, इसलिए फेंगयुआन बिना टाइम वेस्ट करे उनका पीछा करता रह गया। थोड़ी थोड़ी देर में उसे दूसरे और तीसरे बैटल के ट्रेसेस भी मिल गए। इन ट्रेसेस को फ़ॉलो करते हुए फेंगयुआन अपना डायरेक्शन धीरे-धीरे चेंज करता गया। नॉर्मली गू इमॉर्टल्स के बीच फाइट स्काई में होती है, ग्राउंड पे बहुत कम ही ट्रेसेस बचते हैं। और क्योंकि फेंगयुआन फ्लाई नहीं कर सकता था, इसलिए उसके लिए ट्रैक करना और भी डिफ़िकल्ट हो गया था। टाइम भी बीतने लगा, फेंगयुआन का दिल भी बिल्कुल थोड़ा-सा एकदम खाली-सा होने लगा कि अरे यार! अब तो बहुत आगे पहुँच गया, अभी तक कुछ मिला नहीं। तभी अचानक एक फ़िगर स्काई से गिरता है, जैसे कोई कमेंट क्रैश हो रहा हो और एक बड़ा-सा क्रैश हुआ। वो फ़िगर फेंगयुआन के सामने लैंड कर गया और एक तरीके से जलने लग गया और आस-पास के सारे ट्रीज़ भी उससे जल उठे। फेंगयुआन देखते हुए कहता है आँखों में शाइन आते हुए कि भाई कौन गिरा? तभी आवाज़ आती है, मैं हूँ हुआंग कॉन्ग डॉन। क्या तुम यितियान माउंटेन से आए हो? वो आदमी पूरी तरह से फ्लेम्स में लपेटा हुआ था। क्लियरली उसका एटीट्यूड फ्रेंडली बिल्कुल नहीं था। फेंगयुआन का एक्सप्रेशन तुरंत ही सीरियस हो गया। चेन सोल इमॉर्टल गू की ऑरा उसकी बॉडी से निकल गई थी और उसने जवाब देने के बजाय सवाल पूछा था। फेंगयुआन कहता है अच्छे टाइम पे आए हो। जब तुम फ्लाई कर रहे हो कोई सस्पिशियस बंदे को देखा क्या तुमने? जैसे ही हुओ गोंग ने चेन सोल इमॉर्टल गू की ऑरा फील की, उसे समझ आ गया कि फेंगयुआन के साथ पंगा लेना सिंपल बात नहीं है। इसलिए उसने तुरंत ही अपना जो टोन था ना वो भी चेंज कर लिया। अभी भी एक तरीके से अब रैंक 6 गू इमॉर्टल के पास यूजुअली इमॉर्टल गू तो होती नहीं है, लेकिन इसके पास है, इसका मतलब पावरफुल बंदा है। इस ये चीज़ ये मतलब ये इतना तो दिमाग होता है सब में, ये तो सोच रख ही सकता है सामने वाला। हुओ कोंग डोंग लोन कल्टीवेटर था, लेकिन अभी रिसेंटली साउथर्न बॉर्डर के चाई क्लैन से जॉइन हुआ था। चाई क्लैन एक सुपर फोर्स था। ये तियान माउंटेन बैटल में चाई क्लैन के इमॉर्टल्स मर गए थे, इसलिए चाई क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने वो कोंग डोंग को भेजा था इन्वेस्टिगेशन के लिए। फेंगयुआन का सवाल सुन के वो कोंग डॉन ने मन ही मन सोचा। वो कोंग डॉन अपने माइंड में कहता है, सस्पिशियस है ये इंडिविजुअल।
तुम यहाँ पूरे दिन नंगे दौड़ रहे हो और सबसे ज़्यादा सस्पिशियस बंदा तो तुम ही लग रहे हो मुझे यहाँ पे। वो थोड़ी देर के लिए साइलेंट रहा, फिर वो अपने मुँह से सवाल बोलते हुए कहता है, तुम्हारे अलावा 100 ली के अंदर कोई भी बंदा नहीं है सर। पेंगुइन कहता है डैम इट! उसका फेस और ज़्यादा खराब हो गया और रूथलेस हो गया, आँखों में एकदम भाई गुस्सा भर गया। उसने अपने फिस्ट को टाइट करा और दाँत को कस लिया। पेंगुइन कहता है, लगता है वो बच गए, लेकिन चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मैं तुम्हें ढूँढ निकालूँगा और ये जो इंसल्ट है तुम्हें मैं 100 गुना ज़्यादा चुकाऊँगा। 100 भी मैंने कम कह दिया, 1000 गुना ज़्यादा वापस दूँगा। वो कोंगडोंग ने फेंगयुआन को देखा, जो उसका लुक था ना बहुत गुस्से वाला लग रहा था। वो कोंगडोंग अपने माइंड में कहता है, समझ आया, ये बंदा नंगा इसलिए है क्योंकि किसी ने इसके खिलाफ प्लान किया। उसको बहुत सारे गूवॉर्म उसने शायद लूज़ कर दिए हैं, यानी फेंगयुआन को देख के कह रहा है ना, इस बंदे ने बहुत सारे गूवॉर्म लूज़ कर दिए हैं और अभी हेवी लॉस का शिकार हुआ है। इसका नेचर ऑलरेडी फियर्स था, अभी-अभी फियर्स है। मुझे थोड़ा-सा केयरफुल रहना पड़ेगा वरना कहीं मुझे ही ना लपेट दे। पेंगुइन ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन वो कोंगडोंग ने अपने मन ही मन थोड़ा-सा कैलकुलेशन कर लिया था कि शायद यही होगा। मतलब उसका जो लास्ट कंक्लूज़न था वो यही था कि यही हो सकता है और वो फ्रैंकली उसका पेंगुइन को प्रोवोक करने का कोई इंटेंशन तो नहीं था। इस बंदे के गुस्से से पंगा लेना वर्थ इट नहीं होगा, उसे ऐसा लग रहा था। वो कोंगडोंग कहता है, मैं यितियान माउंटेन में ज़्यादा अंदर नहीं गया, तुम जाके मतलब खुद जाके देख लो ना। ये कहकर पेंगुइन टर्न होके जाने ही वाला था। मतलब फेंगयुआन को इसने बोला है इसने? वो कोंगडोंग ने बोला था, अच्छा तुम जाके देख भी सकते हो, क्या पता वो वहाँ पे हो या ना हो। लेकिन फेंगयुआन ने टर्न लिया और फेंगयुआन भी बस यहाँ से जाने लग गया। लेकिन वो कोंगडोंग के जवाब ने उसे खुश नहीं किया। उसने सोचा कि तभी फेंगयुआन ने अपने स्टेप रोके। फेंगयुआन कहता है रुको, तुम हुओ कोंगडोंग हो ना? चाई क्लैन के मेंबर? हुओ कोंगडोंग थोड़ा-सा ब्लैंक हो गया। वो कहता है हाँ, सही कहा। फेंगयुआन ने एक अजीब-सी स्माइल दी। फेंगयुआन कहता है गुड, मैं तुम्हारे 9th सुप्रीम एल्डर को ओल्ड फ्रेंड हूँ, मतलब मैं उसे जानता हूँ। क्या उसने अपना बैटलफील्ड किलर मूव मैरिड फ्लैश फायर कंप्लीट कर लिया है? वो कोंगडोंग कहता है 9th एल्डर अभी भी तो सर्कुलेशन में ही है। फेंगयुआन थोड़ा हँसी के साथ कहता है, हैं? उसे तो उसके ग्रैंडफ़ादर ने ज़बरदस्ती अंदर बंद कर रखा है। पहले उसने फेरी यी के हरास करा था ना, उसको कोशिश करी थी हरास करने की। हैं? जाने दो, पहले ये मैटर सेटल करता हूँ, फिर मैं उसके पास ही जाऊँगा। फिर फेंगयुआन ने अपना हाथ वो डोंग की तरफ बढ़ाया। फेंगयुआन कहता है, कुछ गुवाम मुझे लैंड कर दो। वो कोंग डोंग शॉक्ड हो जाता है, कहता है, हैं? फेंगयुआन थोड़ा-सा इम्पेशेंट टोन में कहता है, क्या तुम इतने बड़े गू इमॉर्टल हो? बस थोड़े से इमॉर्टल गू ही तो माँग रहा हूँ। इतना ऐसे देखने वाली क्या बात है? वो कोंग डोंग ने सोचा, वो कोंग डोंग अपने माइंड में कहता है, अपने माइंड में, 9th एल्डर अभी अपना बैटलफील्ड किलर मूव कंप्लीट कर रहा है। ये बात तो आउटसाइडर के लिए एक एक्सक्यूज़ है। ट्रुथ ये है कि उसने फेरी यी को हरास किया था और सामने वाला बंदा क्लियरली ये बात जानता है, मतलब उसका दोस्त ही होगा ना। अब चाहे मैं चाई क्लैन जॉइन कर चुका हूँ, पर मैं सिर्फ एक आउटसाइडर हूँ। 9th एल्डर तो चाई क्लैन का असली मेंबर है और फर्स्ट सुप्रीम एल्डर का ग्रैंडसन भी है। अगर मैं उसके दोस्त को मना कर देता हूँ गो बॉम्ब को देने से, तो क्लियरली वो मुझसे तो खुश नहीं होगा। सोच-सोच कर उसने डिसाइड करा, कहा छोड़ो यार, मॉर्टल गू ही तो है, दे देता हूँ। वैसे भी मॉर्टल गू की ज़्यादा कॉस्ट तो होती नहीं है, खरीद लिया जाएगा बाद में। वो कोंग डोंग ने अपने गू बॉम्ब निकाल कर फेंगयुआन को दे दिए और फेंगयुआन से पूछा, ब्रदर वैसे आपका नाम क्या है? फेंगयुआन अपने हाथ हिलाते हुए कहता है, मैं हूँ डोंग फेंग शियोंग जी। फिर से इसने अपना नाम बदल लिया। वो कोंग डोंग थोड़ा-सा शॉक्ड रह गया, मन में सोच रहा था। मतलब फेंगयुआन को सोच के कह रहा था। तो वो कोंग डोंग अपने माइंड में कहता है, क्या ये बंदा डोंग फेंग शियोंग जी है? वैसे ये 9th एल्डर का एक तरीके से दोस्त है। साउथर्न बॉर्डर में फेमस है, एक्सट्रीमली स्ट्रिंगी और छोटी-छोटी बातों पे बदला लेने वाला है। लेकिन इसका लुक ऐसा नहीं है। ओह! समझ आया, कपड़े तो इसके बचे ही नहीं, इसलिए इसने अपना अपीयरेंस चेंज कर लिया है। जाने दो, इन गूवॉर्म को वापस लेने का ख़्याल ही भूल जाता हूँ। अगर ये बंदा मतलब एक तरीके से सेफ़ली चले जाए आफ्टर लैंडिंग, तो वही मेरे लिए एक तरीके से ब्लेसिंग होगा। कोई मतलब उँगली ना करना यार बेसिकली, क्यों उँगली करके पंगा लूँ, है ना? जाने दो, अपना मैंने काम कर दिया, एल्डर भी मुझसे खुश हो जाएगा, इसका भी मैंने काम कर दिया, चलो बस। तभी एक वूश आवाज़ आई, फेंगयुआन आसमान में उड़ गया, जैसे एक जलता हुआ फायरबॉल। उसका पूरा बॉडी फ्लेम से लपेटा हुआ था। पीछे से एक लंबी स्मोक टेल निकल रही थी, वहाँ से धुआँ निकल रहा था। सीन फुल ऑन ड्रामेटिक था, अटेंशन ग्रैबिंग लग रहा था। पहले सिचुएशन सच में डेंजरस था। फेंगयुआन मतलब कम से कम 3 इमॉर्टल गो के साथ हुओ डोंग से मिला था। साथ ही कुछ सोल पाथ और ड्रीम पाथ मॉर्टल गो भी थे।
पर वो कंप्लीट सेट नहीं था। अगर फाइट हो जाती तो डेफिनिटली उसके लिए एक तरीके से डिसएडवांटेज हो जाता। इवन फेंगयुआन इमॉर्टल क्लियर मूव यूज़ करके हुओकोंग डोंग के साथ सोल को स्वैप करना चाहता था, तो वो भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पहले जब उसने यिंग वुईशी के साथ सोल को स्वैप किया था, उस टाइम उसने ऑलरेडी बहुत सारे मॉर्टल गू खत्म कर दिए थे उसको करने में। अभी जो गू बॉम्ब उसके पास थे वो एक प्रॉपर फुल सेट बनाने के लिए इनफ नहीं थे, और किलर मूव एक्टिवेट तो हो ही नहीं सकता, उसे तो भूल ही जाओ। लेकिन अपनी सुपर्ब एक्टिंग स्किल से ना सिर्फ उसने अपने इस डेंजर को हैंडल भी कर लिया, बल्कि वो कोंग डोंग से 4 रैंक 5 वाले मॉर्टल को भी स्कैम कर लिए। फेंग युआन सोचते हुए कहता है, मेरी प्रीवियस लाइफ में मैंने यितियान माउंटेन का बड़ा बैटल और गैम्बलिंग कॉन्टेक्स्ट दोनों में पार्ट लिया था। तब मैंने साउथर्न बॉर्डर के गो इमॉर्टल के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स देखे थे और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गदर किया था। इसी वजह से मुझे चाई क्लैन के 9th एल्डर और डोंग फेंग शियोंग जी के कनेक्शन के बारे में भी पता चला। फेंग युआन आगे कहता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो कोंग डोंग को बेवकूफ़ बनाया है। वो एटीट्यूड गो की वजह से पॉसिबल हुआ है। एक्चुअली फेंग युआन का फेस पहले वाला ही था, पर उसने मॉडिफाई किया था एटीट्यूड गो की वजह से, जिससे उसने 1000 मॉर्टल गू को मिलाकर एक नया वर्ज़न बना लिया था। पहले अभी के लिए वो किलर मूव यूज़ नहीं कर सकता था। वो कोंग डोंग के अगेंस्ट उसने सिर्फ एटीट्यूड गू से ही काम लिया था। एटीट्यूड गू को फेंग युआन ने पहले अपडेट करके अच्छा नहीं बनाया था, तो उसी की बात कर रहा है कि सिर्फ उसकी वजह से ही पागल बन पाया। फेंग युआन आगे कहता है, एटीट्यूड गू का एबिलिटी यह है कि वो मेरे असली इमोशन छुपाता है और एक और फेक एटीट्यूड शो करता है मेरा, यानी दूसरा ही शक्ल शो कर देता है। दूसरे लोगों को फेक एक्टिंग का मतलब समझ नहीं पाते, वो बेवकूफ़ बन जाते हैं। वापस सोच के फेंग युआन को लगा कि एटीट्यूड गू सच में एकदम प्राइसलेस चीज़ है। क्योंकि उसने एटीट्यूड को सीक्रेटली यूज़ किया, इसलिए उसकी एक्टिंग फ्लॉलेस हो गई। वो कोंग डोंग को पूरा यकीन हो गया कि फेंग युआन फुल गुस्से में है और उसे प्रोवोक करना, अवॉइड करना ही सबसे बेस्ट रहेगा, वरना फेंग युआन उसे मार देगा। यही बता रहा था वरना फेंग युआन। और एक और फ़ायदा भी था, चाहे एटीट्यूड गो हाई रैंक का था, पर उसको यूज़ करना ईज़ी था। बस मेंटल एनर्जी कंज़्यूम होती थी और कोई भी हेवी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अभी फेंग युआन नया-नया जन्मा हुआ, मतलब एक तरीके से अभी तो पैदा हुआ है भाई, कुछ कुछ मिनट पहले ही। उसके पास इमॉर्टल एसेंस बहुत कम था, अपने ओरिजिनल एक्यूमुलेशन से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा कम। फेंग युआन ने सोचा, दिक्कत यह है कि एटीट्यूड गू मेरा नहीं है, मुझे फाइनली हाई लॉलन को वापस देना ही होगा। ये सोचकर उसके मन में थोड़ा-सा अफ़सोस आया। चाहे फेंग युआन ने नया बॉडी ले लिया हो, पर उसका सोल पुराना ही था, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए थे, वो दोबारा पैदा हुआ था। तभी उसने हाई लॉलन और फेरी लिशान के साथ नया अलायंस एग्रीमेंट साइन किया था, उसे ये भी याद था। और ये अलायंस एग्रीमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, कोई भी लूप होल नहीं था इसके अंदर। वो बॉडी और सोल दोनों को रेस्ट्रिक्ट करता था, इसलिए फेंग युआन का बॉडी अलग हो, पर फिर भी एग्रीमेंट तो अगेंस्ट नहीं जा सकता एग्रीमेंट के। फेंग युआन कहता है, पर मुझे लगता है इस अलायंस एग्रीमेंट का इफ़ेक्ट 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता है, एक सोल पे और दूसरा बॉडी पे। मतलब मैं अभी हाफ अलायंस मेंबर कंसीडर कर सकते हो, यानी हाफ अलायंस का मेंबर हूँ। फेंग युआन आगे कहता है, फिर भी अगर एग्रीमेंट तोड़ता हूँ तो उसका नुकसान तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा ना। बॉडी पे ना हो लेकिन सोल पे तो मुझे सहना ही पड़ेगा, और क्या पता सहना इम्पॉसिबल हो जाए फिर। फेंग युआन आगे कहता है, हाँ, लगता है इस बॉडी में विज़डम पाथ के दाँव मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। सोचते-सोचते फेंग युआन एक और बात रियलाइज़ करता है। उसने क्लियरली याद किया कि जब वो इमॉर्टल ज़ॉम्बी बना था, उस टाइम उसका दिमाग ढंग से काम नहीं करता था। जैसे एक बुड्ढा मरने के कगार पर हो वैसे काम करता था, एकदम स्लो। तब उसने विज़डम पाथ के तरीके यूज़ करके मतलब इन दिक्कतों को कवर करा था। अब नया बॉडी लेने के बाद बस थोड़ा-सा सोचकर उसके दिमाग में सुपर फ़ास्ट एक तरीके से समझ चलने लग गई थी। उसका दिमाग सुपर फ़ास्ट चलने लग गया था। इंस्पिरेशन एकदम फाउंटेन के पानी की तरह कंटीन्यूअसली निकल रही थी, और सोचने के दौरान उसके थॉट एक के बाद एक जनरेट होते जा रहे थे, जैसे समुद्र की वेव्स की तरह हो। फेंग युआन कहता है, फाइनली मुझे विज़डम पाथ के गोवम यूज़ करके दिमाग में थॉट जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। ये सोच के उसकी आँखों में ऑलमोस्ट आँसू आ गए। पहले उसको स्पेशली गोवम यूज़ करके सोचना पड़ता था, पर अब लिविंग बॉडी के साथ उसका माइंड नेचुरली बहुत सारे थॉट को प्रोड्यूस कर सकता है, और वो भी अलग-अलग टाइप के, जैसे वो चाहे वैसे। मलिशियस थॉट गो, काइंड थॉट गो, लॉगिंग थॉट गो, एम्प्टी थॉट गो, बैटल थॉट, इविल थॉट, ऑब्सेस्ड थॉट। पेंगुइन कहता है, एज़ लॉन्ग एज़ आई एम ह्यूमन, यानी जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मैं ह्यूमन हूँ, उसके दिमाग में हर तरीके के थॉट्स आएँगे। ये नॉर्मल है, पर मेरे थॉट्स की स्पीड नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होगी अब। मैं ईज़िली विज़डम पाथ के लाइट के अंदर भी अपने थॉट्स को कंज़प्शन का सस्टेन कर सकता हूँ। हैं सच में? इसने बोला है कि मैं ईज़िली विज़डम लाइट के अंदर भी अपने थॉट्स को
कंज़म्पशन का सस्टेन कर सकता हूँ, सह सकता हूँ। इसी वजह से फेंग युआन को लगा कि इस बॉडी में विज़डम पाथ दाव मार्क्स बहुत ही हाई अमाउंट में हैं। एग्ज़ैक्टली कितने ये भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन थे बहुत सारे। उसके सोचने का क्लैरिटी लेवल एक तरीके से सोचा नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा हो चुका है। इवन उसकी पुरानी बॉडी से भी बहुत ज़्यादा। इमॉर्टल ज़ॉम्बी बनने से पहले ये बहुत ही मतलब मान लो इमॉर्टल ज़ॉम्बी बनने से पहले भी ये बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर था, बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर। फेंग युआन कहता है, विज़डम पाथ दाव मार्क्स के अलावा इस बॉडी में फायर पाथ के दाव मार्क्स भी काफ़ी हैं। ये सोचते हुए उसने जलते हुए फ्लेम्स से अपनी बॉडी को देखा, उसकी आँखों में एक शार्प लाइट चमकी। अभी उसने फायर क्लॉथिंग पहनी हुई थी, जो रैंक 5 का फायर केप गू से बनी थी। इसका यूज़ करते ही बॉडी फ्लेम में बर्न होती थी, पर फ्लेम्स एक्चुअली हार्मफुल नहीं थे, सिर्फ़ एक स्टाइलिश और आई कैचिंग इफ़ेक्ट देते थे। वो कोंग डोंग भी ये गू यूज़ करता था, पर उसके फ्लेम्स बस उँगली जितने छोटे थे, पर फेंग युआन के फ्लेम पूरी बॉडी को कवर कर रहे थे। उनकी लेंथ एक अडल्ट आदमी जितनी बड़ी थी और फायर केप के अलावा फेंग युआन ने एक और रैंक 5 फ्लाइंग स्मोक गू भी बोरो कर लिया था। अभी वो स्काई में फ्लाई कर रहा था, उसका रीज़न यही फ्लाइंग स्मोक गू था। फेंग युआन ने पीछे एक थिक ब्लैक स्मोक वो निकले जा रहा था जब फेंग युआन फ्लाई कर रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उसकी स्पीड नॉर्मल फ्लाइंग स्मोक गू के लिमिट से कहीं ज़्यादा थी। मतलब वो कुछ मॉर्टल किलर मूव के इक्वल स्पीड उड़ रहा था। अरे मतलब पता है क्या? इमॉर्टल बॉडी का ये इफ़ेक्ट इसे मिला है कि जो भी ये कुछ भी यूज़ करेगा ना, उससे ज़्यादा फ़ायदा इसको मिलेगा। एक बफ़ मान लो, एक ऐसा बफ़ जिसमें तुम कुछ भी यूज़ करो, उसका तुम्हें 50% या 40% ज़्यादा मिलेगा, ऐसा मान लो। फेंग युआन के दिमाग में एक और थॉट आया, लगता है फायर पाथ के साथ-साथ इस बॉडी में फ्लाइंग के भी कुछ सूटेबल दाव मार्क्स हैं। और फाइनली अब वो उड़ सकता था और इसी तरह फेंग युआन का फ्लाइंग क्वासी ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल पूरा शोकेस हो सकता था। फ्लाइंग का मतलब था कि अब फाइट करते वक़्त वो बहुत एजाइल हो सकता है, यानी एकदम लचीला, कोई भी अटैक करेगा तो यूँ एकदम झटकते-झटकते ही पास हो जाएगा उससे। क्योंकि जब इंसान ग्राउंड पे खड़ा होता है, तब उसकी मूवमेंट सिर्फ़ लेफ्ट, राइट और फॉरवर्ड और बैकवर्ड से ही लिमिटेड होती है। लेकिन स्काई भाई वहाँ पे तो तुम लहराओ भाई लहराओ। और टेस्ट करते हुए वूश आवाज़ आई, पीछे हटना हो या ऊपर जंप करना हो, ग्राउंड पे इंसान की मूवमेंट लिमिटेड है, लेकिन स्काई में भाई वो लिटरली एकदम डायरेक्शन चेंज कर सकता है, लहरा सकता है। और ये जो क्वालिटी चेंजेस थे बहुत फ़र्क डालते हैं। सिर्फ़ एक गू वॉर्म की वजह से फेंग युआन का बेटर स्ट्रेंथ रैपिड बूस्ट ले रहा था। ऑफ कोर्स अभी भी गू इमॉर्टल के लेवल पे देखा जाए तो उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी लो थी। अगर अभी कोई और साउथर्न बॉर्डर गू इमॉर्टल मिलता तो फेंग युआन को फिर से अपना एटीट्यूड वाला एक्टिंग करना पड़ता। फेंग युआन ने प्लान बनाया। फेंग युआन कहता है मुझे फाइट अवॉइड करनी चाहिए, डायरेक्टली यिंग वुईशी को चेस करना है, उसका असली आइडेंटिटी एक्सपोज़ करनी है और हाई लॉन और ताई बंच के साथ जॉइन करना है। अभी सिचुएशन ऐसी थी कि येतियान माउंटेन पूरा का पूरा ह्यूज ड्रीम रियलम से कवर्ड था। मतलब यिंग वुईशी वहाँ जाने वाला नहीं था और अगर फेंग युआन वहाँ आ गया, तो भी उसका स्पेशल व्हील एक्टिवेट नहीं होता। अरे! ये क्या? मतलब यिंग वुईशी वहाँ जाने वाला नहीं और अगर फेंग युआन वहाँ गया भी, तो उसका स्पेशल व्हील एक्टिवेट नहीं होगा, ये क्या? टाइम लिमिटेड मतलब लिमिटेड के बाद फेंग युआन के जितने भी गू बॉम्ब है ना, वो खुद ही ब्लास्ट हो जाएँगे, फेंग युआन सेट करके आया था। अगर वो सिचुएशन को कंट्रोल में लेता, तो प्रॉब्लम फिक्स हो सकती थी। सॉल्यूशन क्लियर था, हाई लॉन्डर ताई बानशेंग की हेल्प से नया गो बॉम्ब का कलेक्शन करना, फिर सोल स्वैप करना। एक चीज़ क्लियर करनी ज़रूरी थी, सोल, बॉडी और थॉट का रिलेशन। सिर्फ़ बॉडी हो, तो थॉट्स जनरेट नहीं होते। बॉडी बस एक माइंड का एक तरीके से कंटेनर है, यानी एक शेप रखती है, प्रोवाइड करती है। सोल एक्चुअल थॉट प्रोड्यूस करता है, लेकिन उन्हें स्टोर करना, सोचने के लिए माइंड ज़रूरी होता है। गो मास्टर जब गो वॉर्म मैनिपुलेट करते हैं, वो बेसिकली अपने थॉट यूज़ करते हैं। पर अगर प्रॉब्लम ये थी कि यिंग वुईशी की सोल जो थॉट जनरेट कर रही थी, वो फेंग युआन के थॉट से डिफरेंट होते। मतलब वो फेंग युआन के गो वॉर्म को यूज़ नहीं कर सकता था और टाइम मतलब एक तरीके से प्रेशर में था। फेंग युआन को जल्दी मूव करना ही था, वरना सब फट जाएगा। जितने भी गू वॉर्म उसके हैं, सब फट जाएँगे। अब क्योंकि वो फ्लाई कर रहा था, उसका फ़ील्ड ऑफ विज़न ह्यूज हो गया था और फूड सर्च करके यानी एकदम भाई फूड सर्च करके कंपैरिज़न में मैसिव बेटर था। यानी अप्लाई करना ज़्यादा बेटर था भागने के वाला। क्योंकि पिछली बार क्या हो रहा था, वो भाग-भाग के जितने भी फुट थे यानी फुट के निशान थे, उनको सर्च करते हुए भाग रहा था। लेकिन अब वो फ्लाई कर रहा है, तो उसकी स्पीड अब ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा जल्दी से कर पा रहा है। रास्ते में उसने फाइट के काफ़ी सारे ट्रेसेस देखे। जनरली गो इमॉर्टल स्काई में ही फाइट करते हैं। यहाँ उनका एक मेजर रेफरेंस गो इमॉर्टल मास्टर से अलग होता है। इमॉर्टल्स के पास टाइम भी बहुत होता है, गो वॉर्म भी होते हैं, जिनसे वो फ्लाइंग एबिलिटी ट्रेन करके मास्टर के पास या मतलब एक तरीके से जितने भी गो मास्टर होते हैं ना, देखो इमॉर्टल होंगे भाई वो एकदम फ्लाई करेंगे, ट्रेन करेंगे, अपनी एबिलिटी कर पाएँगे। लेकिन जो गो मास्टर होते हैं ना, गो इमॉर्टल के
अगर उसमें कंपैरिज़न में देखा जाए तो गू मास्टर लग्ज़री नहीं होती उनके पास, है ना? इसलिए। ग्राउंड पे डैमेज काफ़ी कम दिख रहा था, थोड़े बहुत ही ट्रेसेस दिख रहे थे। साउथर्न बॉर्डर के बायोम मोस्टली माउंटेन थे, इसी वजह से ट्रेसेस विज़िबल थे। अगर ये नॉर्थर्न पैस होता तो ट्रेसेस एकदम स्ट्रेट लाइन में फेड आउट हो जाते। अगर ईस्टर्न सी होता तो वेस्टर्न डिज़र्ट होता, तो ये तो भाई गायब ही हो जाते। फिर भी फेंगयुआन अपने टारगेट को कैच नहीं कर पाया। स्काई धीरे-धीरे डार्क हो रहा था, उसके दिल में एक हैवी फीलिंग आ रही थी। फेंगयुआन एकदम शिट कहता है। उसने चेस छोड़ दी, डायरेक्शन चेंज करी और फास्ट पीछे हट गया। तुरंत ये था कि फेंगयुआन एक ह्यूज रिस्क ले रहा था, उन्हें सर्च करके। यितियान माउंटेन ऑलरेडी एक डेंजरस जगह बन चुकी थी। वहाँ पे स्पेक्ट्रल सोल ने गो रिफाइन किया था, ट्रिब्यूलेशन पास किया था और बहुत सारे साउथर्न बॉर्डर गो इमॉर्टल मर गए थे। सीन इतना एक तरीके से एस्केलेट हो गया था कि और ज़्यादा गो इमॉर्टल्स से डेफिनिटली इन्वेस्टिगेशन के लिए आने वाले थे। यिंग वुशी उसकी टीम इन्हीं इन्वेस्टिगेशन गोई मोटर से टकरा चुकी थी। फेंगयुआन भी हुओ कोंग डॉन से मिला था। वो भी एक सिर्फ एक ही बंदा था। फेंगयुआन की किस्मत तो सही थी कि वो एक बंदे से मिला। ये लोग तो पूरी टीम से टकराए थे जो ताई बंशंग और हाई लौलान थे। फ़र्क ये था कि नॉर्थर्न पैस के गोई इमॉर्टल को साउथर्न बॉर्डर वाले नेचुरली हेट करते हैं, लेकिन फेंगयुआन का ऑरा साउथर्न बॉर्डर इमॉर्टल जैसा था, तो उस पर एक्स्ट्रा सस्पिशियस नहीं आ रहा था। पर फिर भी ज़्यादा देर वहाँ रुकना सेफ नहीं था, चाहे फेंगयुआन के पास एटीट्यूड क्यों ही क्यों ना हो। फेंगयुआन ने सोचा, मैंने अपने माइंड में बहुत सारी फेक विल छोड़ी थी, पर यिंग वुशी ने मुझे चेस नहीं किया। क्या उसे साउथर्न बॉर्डर गोई इमॉर्टल्स ने ब्लॉक किया, या फिर उसने मेरा अरेंजमेंट गेस कर लिया, या कुछ और हिडन डिटेल्स हैं। उसका सस्पिशियस और डीप हो गया था। फेंगयुआन कहता है, साउथर्न बॉर्डर कह रहा हूँ, शैडोसेट की इतनी बड़ी फोर्स, स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल की 1000 साल की प्लानिंग, डेफिनेटली उसके पास हिडन अरेंजमेंट्स तो होंगे ही। सिर्फ ज़ॉम्बी अलायंस के ब्रांचेस ही 5 रीजन में एक बड़ा ह्यूज एसेट थे। शायद यिंग वुशी उनका यूज़ करे। फिर उसने एक वर्ड केस सिनेरियो इमेजिन करा, कुछ एक बहुत बुरा केस वाला सिनेरियो। फेंगयुआन कहता है, अगर उसने मेरा आइडेंटिटी यूज़ करके मेरे ही एसेट को टेक ओवर कर लिया तो मैं कैसे हैंडल करूँगा? फिर उसके दिमाग में इंस्टेंटली इंपॉर्टेंट प्लेसेस आ गए, जैसे डांगुन माउंटेन, लुओपो वैली, जो स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल ने ट्रेनिंग के लिए यूज़ किए थे। ये दोनों अलग-अलग वेस्टलैंड्स में थे, हो इमॉर्टल और स्टार फ्लॉम में थे। इवन अगर यिंग वुशी को मतलब ये जो सीनरी का नॉलेज ना हो, वो डायरेक्टली फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल का यूज़ करके वहाँ टेलीपोर्ट कर सकता। और इवन आफ्टर सोल स्वैप, लैंड स्प्लिट यूजुअली डिफरेंस डिटेक्ट कर लेते हैं, बट एनिमी स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल का स्प्लिट सोल था। मतलब उनके पास डेफिनेटली ट्रिक्स तो होंगे ही लैंड स्प्लिट को डिसीव करने के लिए। यानी कहना चाह रहा है फेंगयुआन कि भाई उसके एसेट्स हैं खतरे में, क्योंकि ये लोग उसे चोमू बना देंगे, उसके स्प्लिट स्प्लिट जो भी लैंड स्प्लिट है उन सबको, और सब कुछ हथिया लेंगे। फेंगयुआन धीरे से फ्लाई करना स्टॉप कर दिया। अब वो बस हवा में फ्लोट कर रहा था। कोल्ड वाइन उस पर लग रही थी। उसका माइंड अभी फ्रीज हो चुका था। रात और ज़्यादा हो गई थी। फेंगयुआन के फेस पर भी एक तरीके से ग्लूम एकदम थिक हो चुका था। शैडोज़ आ गए थे। एक ही सवाल उसके दिमाग में बार-बार फ्लैश हो रहा था। यिंग वुशी, ताई बर्नशेंग और हाई लौलान ने एग्ज़ैक्टली गए कहाँ? ये कहाँ गायब हो गए? अब सीन दिखाते हैं। फिक्स मॉडल ट्रैवल यूज़ होता है। जेड ग्रीन लाइट में एक फ्लैश हुआ और यिंग वुशी साउथर्न बॉर्डर छोड़ के वापस सेंट्रल कॉन्टिनेंट आ गया। तभी एक आवाज़ आई, मास्टर। यिंग वुशी कहता है, हाँ मैं हूँ। उसने कैजुअली ऊपर देख के रिप्लाई करा, फिर आसपास ग्लेंस किया। उसके लिप्स पे एक हल्का सा स्माइल आ गया। ये हुई मॉडल वेस्टलैंड के अंदर आया है क्या? तभी एक आवाज़ आती है। शीनू नाम का बंदा या लैंडस्पीड कुछ कहती है, मास्टर प्लीज सीक्रेट कोड बोलो। यिंग वुशी कहता है, हेवेंस हैज 9 लेयर्स। शीनू कहता है, द लैंड्स हैज 5 रीजन्स। यिंग वुशी कहता है, थॉट्स द एजेस, थ्रू आउट द एजेस। शीनू कहता है, रूलिंग ओवर ऑल बींग्स। ये सारी कोड्स थे, एक दूसरे को बोल के समझा रहे थे। और धड़क सी आवाज आई, घुटने पे जमीन लगे। और घुटने पे जमीन लगी, एक ही बात है, जमीन पे घुटने लगे एक ही बात है, ठीक है। तो शीनू कहता है, शीनू मास्टर को रिस्पेक्ट करता है। यिंग वुशी हंसता हुआ बोला, उठो। उसने हाथ उठा के सिग्नल दिया और रॉकमैन गो इमॉर्टल भी उठ गए। रॉकमैन गो इमॉर्टल ने 3 बार झुक के दोबारा से नॉक कर, मतलब वो कहते हैं ना, बो करते हैं, रिस्पेक्ट के साथ खड़े भी हो गए। लेकिन फिर उसकी बॉडी आधी झुकी थी, हाथ नीचे लटक रहे थे, पैर एकदम टाइट बंद थे। नजर सिर्फ यिंग वुशी के पैर पे थी। उनकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो सीधा उनकी आंखों में देखे। उसकी बॉडी से स्ट्रॉन्ग गो इमॉर्टल ऑरा आ रहा था, रैंक 7 का। अब ऐसा सीन था कि यिंग वुशी ने फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल यूज करा, पर वो सीधा हु इमॉर्टल बेस्टलैंड जाने की बजाय, डांगहुन माउंटेन सीज करने के बजाय सीधा सेंट्रल कॉन्टिनेंट में आया। कहाँ पर? सैडोसेट के एक सीक्रेट बेस चुना, वहां पे आ गया। यिंग वुशी की सोल स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल की स्प्लिट सोल थी। पहले जो उसकी मतलब चाइल्ड लाइक फ्रैंकनेस थी, सिंपल बिहेवियर था, वो एक्चुअली प्योर ड्रीम रियलिटी सिनिकर फिजिक की वजह से था।
उसकी सोल की मेमोरीज़ इरेज़ कर दी गई थी। मेमोरीज़ के बिना यिंग वुशी एक न्यूबॉर्न बेबी जैसा था। नेचुरली लिमिटेड मतलब चीज़ें थी उसके पास। लेकिन लाइफ एंड डेथ बैटल्स ने उसका कैरेक्टर टफ कर दिया था और रेड लोटस ट्रू इनहेरिटेंस ने मतलब स्पेक्टर सोल की विल गुज़रते वक़्त उसकी मेमोरीज़ थोड़ी-सी रिकवर भी करवा दी थी। अब वो काफ़ी मैच्योर और स्टेबल हो गया था। उसने रिबर्थ एक्सपीरियंस किया, इसलिए फेंगयुआन के अरेंजमेंट्स के बारे में भी जानता था। प्रॉब्लम ये थी कि ना तो वो अपने गूबम यूज़ कर सकता था और ऊपर से फेंगयुआन की फेक विल उसके माइंड में थी। अगर ज़रा से भी केयरलेस होता तो उसके थॉट्स को इन्फ्लुएंस हो जाते। इतने सारे गू वॉर्म्स होने के बावजूद, इमॉर्टल गू का बड़ा कलेक्शन होने के बाद भी, यिंग वुशी सिर्फ एक इमॉर्टल ट्रैवल यूज़ कर पा रहा था। इस सिचुएशन में सीधा हुई इमॉर्टल बेसलैंड जाना स्टूपिड होता। इवन अगर उसके पास लैंड स्पीड को डिसीव करने के कोई ट्रिक भी होते, फिर भी उसे मल्टीपल गो वॉर्म की ज़रूरत पड़ती। अगर बिना प्रिपरेशन के हुई इमॉर्टल बेसलैंड में घुसता, लैंड स्पीड उसे तुरंत ही पकड़ लेती और बड़ा मेस बन जाता। इसलिए यिंग वुशी ने पहले फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल से यहाँ आके प्रॉपर मतलब एक तरीके से प्रिपेयर करना चुना कि वो प्रिपरेशन करेगा फिर जाएगा। यिंगबुशी कहता है सबसे पहले मुझे अंडरग्राउंड कोर में ले चलो। शीनू कहता है यस मास्टर। दोनों ग्राउंड की तरफ घुस गए और मल्टीपल डार्क टनल्स क्रॉस करते हुए एक अंडरग्राउंड चेंबर तक पहुंचे। वो चेंबर बहुत ही ह्यूज था, जितना मतलब जितनी दूर तक तुम्हारी आंखें फैल रही थी उतना दूर तक जा रहा था। अंदर जो येलो ब्राउन सॉइल थी, बहुत ही डेंस और हैवी थी और मतलब एक तरीके से कंसिस्टेंट रोल कर रही थी, आपस में एकदम घूमे जा रही थी। और यहाँ पे पेरिफेरल वॉल्स की लेयर ऑफ गू फॉर्मेशन बनी थी। कुछ हीलिंग के लिए थे, कुछ कंसील के लिए गए थे, कुछ सपोर्ट के लिए थे। यिंगुइशी की नज़र एक स्पॉट पे टिक गई और धीरे से एक सोल का स्पेयर देखा जो मिट्टी के बीच उठ रहा था, गिर रहा था। उसने ऑब्जर्व करके एक गहरी सांस छोड़ी। यह सोल स्पेयर बो किंग का था। बैक देन सॉर्ड इमॉर्टल बो किंग अपना ट्रिब्यूलेशन फेल कर गया था और बस बचाया था क्या, सैडोसट की स्पिरिट सोल। येलो ने हजारों साल बीत गए लेकिन बो किंग की सोल कंडीशन बुरी सी बुरी होती गई। रिकवर करने के बजाय वो सोल बस एक स्पेयर में बदल गई। वो क्वीन की सोल मैरिटब्लेशन के स्ट्राइक से डैमेज हुई थी। उसके पास अपने पाथ के डाउमार्क्स घूम रहे थे, यानी उसके पास जो उसके पानी वाले थे वो घूम रहे थे, जो कंटिन्यूअसली जनरेट हो रहे थे जा रहे थे। अर्थ पाथ डाउमार्क्स थोड़ा-सा बैलेंस कर रहे थे, पर वो सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ था, परमानेंट की ओर नहीं था। इवन डार्क एक मतलब एक तरीके से इतना मतलब खतरनाक इसके साथ हो गया, इतना डार्क सीन हो गया इसके साथ क्या बताएँ। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल के हैवी फाउंडेशन के बावजूद शैडोसेट एक तरीके से हेल्पलेस हो चुका था। बड़ा गंदा सीन हुआ इनके साथ, पर उन्होंने कभी गिव अप नहीं करा। इस जगह को गार्ड करने के लिए शैडोसेट ने रॉकमैन के मतलब कंट्रोल कर रखा था, उन्हें ही नरिश करके पालते थे। रॉकमैन गो इमॉर्टल यहाँ पे बनाया था शीनू को, यहाँ पे जो रॉकमैन का गो इमॉर्टल था वो शीनू बना था। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल ने हज़ारों साल सवेरनेर इमॉर्टल फेटिश गू बनाने की प्लानिंग की थी। शीनू सिर्फ रैंक 7 था, पर फिर भी एक सॉलिड बैटल स्ट्रेंथ था। जब उसने समन मतलब एक तरीके से इन सब का यूज़ करके समन करता, तब एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती। एक वाइल्ड वन आइड जायंट एप आ गया और शीनू को मजबूरन उससे फाइट करनी पड़ी और उसे यहाँ पे ही ल्योर करके जाना पड़ा, छोड़कर जाना पड़ा। उस वक़्त हेवन ओवरसीइंग टावर ने ऑलरेडी इस सिचुएशन को कैप्चर कर रखा था। शैडोसेट अपने काम में बिज़ी थी और शीनू को समन नहीं किया गया और इस तरह शीनू सर्वाइव कर गया था। शैडोसेट अपने काम में बिज़ी थी और शीनू ने ना इसी तरीके से समन करा और इसी तरीके से वो सर्वाइव कर पाया। एक्चुअली शैडोसेट के साथ बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई थी, जैसे क्वीन बाइशेंग का सडनली फेंगजिरिस से टकराना। रीज़न ये था कि स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल के अगेंस्ट सवेरिना इमॉर्टल फेटिस को रिफाइन करना चाहता था और नेचुरली हेवेंस व्हील उसे रोकने की कोशिश करता। अगर एक अदरवर्ल्डली डीमन होता तो थोड़ा ईज़ी होता, पर क्योंकि वो इस दुनिया का एक नेटिव था, यहीं रहने वाला था, ऊपर हेवेंस व्हील की रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैवी थी, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया। शैडोसेट की पावर कम थी, वो 5 रीजन में स्प्रेड थी, यानी कम थी लेकिन स्प्रेड थी। लेकिन हेवेंसविल का ऑब्स्ट्रक्शन जो था, इसकी वजह से वो अपनी पूरी पावर यूज़ ही नहीं कर पाए। सारे लोगों को ला ही नहीं पाए एक जगह पर जिससे हेल्प हो जाए, है ना? इसलिए ये जो स्पेक्ट्रल सोल डीमन वल्नरेबल की जो डिफीट के बाद ना शैडोसेट बिखर गया। स्पेशली उनका सबऑर्डिनेट ग्रुप ज़ॉम्बी अलायंस पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। फिर भी उनके कुछ हिडन अरेंजमेंट्स 5 रीजन में बचे हुए थे, जैसे शीनू। अब हाफ घंटे बाद का सीन देखते हैं। ताई बंशंग इमॉर्टल प्रेमिसेस से बाहर आया और कंफ्यूज था। ताई बंशंग कहता है ये जगह कौन सी है? ये हु इमॉर्टल ब्रेसलैंड नहीं है। उसके तुरंत बाद हाई लाओलान भी बाहर आई और डाउटफुली बोली हाँ, हम अंडरग्राउंड रूम में क्यों हैं? दोनों ने आसपास देखा और तुरंत समझ आ गया कि एक अंडरग्राउंड मेज का छोटा सा हिस्सा है। ताई बंशंग कहता ओ, ये एक रॉकमैन का अंडरग्राउंड एनवायरनमेंट है, मतलब हम जमीन के नीचे हैं। हिंग वुशी ने सर हिला के बोला हाँ, सही।
हम वापस सेंट्रल कॉन्टिनेंट आ गए हैं, अभी हम अर्थ अब्यस में हैं। रॉकमैन को यहाँ से ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ये मास्टर का सीक्रेट बेस है। ताई बैंशेंक स्माइल करते हुए बोला, अब समझ आया कि तुम्हें स्टार फ्रॉम ब्लेस्ड लैंड को अर्थ अब्यस में क्यों रखा था। मतलब मास्टर ने पहले से ही अर्थ अब्यस में एक स्पॉट अरेंज करके रखा था। यिंग वुईशी के दिल में एक तरीके से नोट आया कि फेंगयुआन का सेकंड ब्लेस्ड लैंड अर्थ अब्यस में ही कहीं पर है, यानी उसे पता नहीं है अभी स्टार फ्रॉम ब्लेस्ड लैंड के बारे में। हाई लाओलान ने आंखों को छोटा करके एकदम एकदम शार्प टोन में बोला। हाई लाओलान कहती है, पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क, तुम सीधा हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड क्यों नहीं गए। यिंग वुईशी पहले प्रिपेयर्ड था इस चीज़ के लिए, वो एकदम टोन को सही करते हुए बोलता है। यिंग वुईशी कहता है, ऐसा नहीं कि मुझे वापस नहीं जाना, प्रॉब्लम ये है कि मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई है। हेवनली कोर्ट के गुई इमॉर्टल्स ऑलरेडी मेरे बारे में जानते हैं। हाँ, उनकी रिटर्न स्पीड फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल से स्लो होगी, पर उनके पास इन्फॉर्मेशन पाथ मेथड्स हैं। वो 10 ग्रेट एशन सेट को नोटिफाई कर सकेंगे और हु इमॉर्टल ब्लेस्ड को सराउंड करवा लेंगे। एक सिंपल सा काम होगा, मुझे लगता है वो ऑलरेडी ये शायद कर भी चुके होंगे। यिंग वुईशी आगे कहता है, अगर हम डायरेक्ट वहाँ गए तो बेसिकली अपने आप को ही ट्रैप में घुसाने जैसा होगा, इसलिए मैं पहले यहाँ आया हूँ ताकि अब मतलब पहले से थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस गैदर कर सकूँ और देख सकूँ कि मुझे आगे करना क्या है। इसी के साथ एपिसोड करते हैं ख़त्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।